सर। हाँ सर, हाँ ओके सर। सर, ओके सर, ओके। अच्छा देखो सर, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप लोगों को, मिला है ना? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है सबको? है सर। प्लीज चलिए। अच्छा। ओके सर, ठीक है। चलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है बिकॉज आज बहुत सारा दिन है। सबसे पहले तो लॉर्ड जगन्नाथ का दिन है ना? माना जाता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सीए डे है। आज के दिन ही सीए इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम हमारे देश में बिजनेस को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बिजनेस कंपनीज को डेवलप करने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहले भारत में सीए ही था सर। 1949 में जब इंडिया में बिजनेस सिस्टम फॉर्म हुआ, ब्रिटिश जाने के बाद स्पेशली 48 में ये रिजोल्यूशन लिया गया कि देश में बिजनेस को ठीक ठाक चलाने के लिए, कंपनी या कॉरपोरेट अफेयर्स को देखने के लिए एक इंस्टीट्यूट प्रॉपरली होना चाहिए। उससे पहले भी होता था, कुछ ब्रिटिश लोग ही कंट्रोल करता था ना सर, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम लंदन। अब लंदन से इंडिया को कंट्रोल करना स्पेशली बिजनेस लेवल में तो पॉसिबल नहीं था। ब्रिटिश थोड़ी ना हमारे यहाँ पर बिजनेस कंट्रोल करने के लिए आया था। ब्रिटिश आया था अपना पैसा बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया में आओ, इंडिया में रूल करो, और इंडिया का जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को यूज करके अपनी यूनाइटेड किंगडम में लेके चले जाओ। ये पर्पस था सर उनका। वो कुछ प्यार मोहब्बत करने थोड़ी ना आया था। लेकिन हाँ, अपना बेनिफिट के लिए जब जब जरूरी पड़ा तब तब उन्होंने अच्छा अच्छा लॉ बनाया। जैसे वो इंग्लैंड को बनाया उसी तरह से इंडिया को भी बनाने का कोशिश किया, बट फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, ठीक है सर, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, अब उस पर नहीं जाएंगे सर। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे फ्रीडम फाइटिंग का क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं है, कंपनीज एक्ट का क्लास है। कंपनीज एक्ट 2013, ये सीए फाउंडेशन में, सीएस एंट्रेंस में, एज वेल एज आप लोग जैसे जैसे इंटरमीडिएट फाइनल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, कॉरपोरेट लॉ आपके साथ हमेशा बना रहेगा सर। और कॉरपोरेट लॉ में सबके लिए, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सबके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब कॉरपोरेट लॉ का अगर आप नॉलेज होल्डर बनते हो इन सिंपल, तो फिर आपको स्पेशल फायदा ऑलवेज रहेगा। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी जो लोग बन रहा है सर, अलग से कोई कोई सीएस भी एक साथ कर रहा है, कोई सिर्फ सीएस का पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, उनको कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशल काम करने का मौका मिलता है। बिकॉज बिकॉज सीएस जो होते हैं ना, इनका एक स्पेशल एरिया है सर, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप लोग ये वर्ड पहले सुने हो कभी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस? हाँ सर, प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सुनते ही कैसे क्या फीलिंग आ रहा है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब हो सकता है? मैं इसलिए पूछा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ सर, बिकॉज कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट जो 2013 अभी चल रहा है, ये इससे पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना सर, उस टाइम पे 1950 एक्ट, 56 एक्ट हुआ करता था। उससे पहले ब्रिटिश एरा में भी कंपनीज एक्ट था, बट मैं ब्रिटिश एरा में नहीं जा रहा हूँ। ब्रिटिश एरा के बाद जब फर्स्ट टाइम इंडिया में कंपनीज एक्ट बनाया गया, दैट इज 1956, एंड उसके उसी वही एक्ट चल रहा था, 1956 एक्ट ही चल रहा था, हम लोगों ने भी पढ़ा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट में भी कॉलेज लेवल में अभी भी सुनते होंगे, आजकल आई डोंट थिंक सुनते होंगे, बट 2013 एक्ट लेटेस्ट में बहुत सारा चीज चेंज हुआ है, तो एक्ट को ही थोड़ा बदल के 2013 कंपनीज एक्ट बनाया गया, जो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 7-8 साल हुआ है। लेकिन जो भी है, 56 में जो भी था वो सब चीज आज भी है, बट उसको थोड़ा सा ज्यादा ही मॉडिफाई कर दिया गया, बिकॉज बिजनेस लेवल में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज आया है, बिजनेस लेवल में स्पेशली कॉर्पोरेट लेवल में। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ मैचअप करने के लिए कंपनी एक्ट को और डेवलप किया। ठीक है, और मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, सीए डे का बात क्यों किया, आज 1 जुलाई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जब फर्स्ट टाइम बना था 1949 में, तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का यही सोच था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर्म करो जिसके थ्रू से ऐसे ऐसे रिसोर्स पर्सन निकले जो देश का बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, जो लोग अकाउंट्स भी देख पाए, ऑडिटिंग भी कर पाए, स्टैंडर्ड बना पाए, देश का हिसाब निकास देख पाए, स्पेशली कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज कर पाए।
बट धीरे धीरे कंट्री को और स्पेशलाइज्ड एरिया का जरूरत पड़ा। जैसे समय बीतता गया, सीएमए को बनाया गया। वो हार्डकोर लेवल में जाके, जैसे मानो आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जाके उसको मैनेज करने के लिए सीएमए बना दिया, आईसीडब्ल्यूए जो पुराना नाम है, 59 में। इसके बाद 1980s में गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट चाहिए जो कंपनी सेक्रेटरीज या आईसीएसआई के नाम से जाना जाता है। इनका काम दिया गया कि भाई कंपनी कैसे चलता है उसको प्रॉपर वे में आप मैनेज करने का काम करो, आपको स्पेशल अथॉरिटी दे दिया जाएगा। तो सर आप चार्टर्ड हो, आप सीएस हो या सीएमए हो, कॉर्पोरेट तो सबके लिए इक्वल बराबर कॉन्सेप्ट के काम करेगा, लेकिन हाँ सीएस को थोड़ा सा स्पेशल मौका काम करने के लिए जरूर मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सीए और सीएमए को नहीं मिलता, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। लेकिन आज मैं दो चीज बताऊंगा सर। एक, कंपनी चलाने के लिए कंपनीज एक्ट तो आपको जानना ही पड़ेगा, और साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी मैं बात करूँ। अब क्यों आपके मन में चल रहा होगा सर वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बिकॉज ये कंपनीज एक्ट बनाई गया इसलिए सर, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर वे में हो सके। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिक फर्क क्या हुआ सर? कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फर्क ये होता है कि एक्ट तो ये बताता है कि करना क्या है, मतलब किस तरह से कंपनी को चलाना है और किस तरह से कंपनी को चलाना चाहिए। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस बताता है। तो फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? यस नवनील, गुड इवनिंग। नवनील ज्वाइन किया ना? नहीं सॉरी, ऋषभ। ऋषभ गुड इवनिंग। ऋषभ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो बेसिकली कॉर्पोरेट एक्ट को बनाया जाता है एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन को चलाने का, मतलब एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी चलेगा कैसे, ये पर्पस है कंपनीज एक्ट का। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या कॉन्सेप्ट है सर? इसका कॉन्सेप्ट है कि जो अलग अलग लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक कंपनी अकेला नहीं चलता सर, एक कंपनी अकेला नहीं चलता। कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका कंपनी में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसको हम लोग शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, है ना, जिनके पैसे से कंपनी चलता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो जो लोगों के पैसे से कंपनी चलता है या जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, वेरियस काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स हो सकता है, तो इनका रेस्पॉन्सिब इंटरेस्ट को देखना गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे देश कैसे चलता है, हमारा कंट्री जो इंडिया है ये कैसे चलता है। अगर मानो कि जब भी देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट लाइक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, त्रिपुरा गवर्नमेंट, जो भी आप देखते हो, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली काम करेगा या प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग हमेशा, जैसे गवर्नमेंट मतलब बहुत बड़ा बात सर, कंपनी का गवर्नेंस कंपेरेटिवली बहुत ही छोटा मैटर है, बट फिर भी दैट्स अ बिग इशू। तो जब इंडियन गवर्नमेंट काम करता है, इसका हमेशा एक कोशिश होता है कि सबके लिए एक बराबर का रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करे, सबको इक्वल जस्टिस मिले, सबके लिए गवर्नमेंट काम करे, है ना। लेकिन जब भी हमें लगता है कि नहीं गवर्नमेंट सबके लिए काम नहीं कर रहा है, मे बी किसी एक के लिए काम कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है, तब हमें लगता है कि गवर्नमेंट गलत कर रहा है। यस नामोनी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो पॉइंट क्या चल रहा है सर कि गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नेंस मेंटेन करता है, सिमिलरली कंपनीज एक्ट के थ्रू से हम लोग कंपनी को मेंटेन करेंगे। आप लोग बात समझ पा रहे हैं सर? कंपनीज एक्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दोनों को एक साथ क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज इफ यू नो द एक्ट देन ओनली यू कैन प्रॉपरली मेंटेन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आज के डेट में हमारे देश में अगर मैं स्टॉक मार्केट का बात करूं, सर मैं थोड़ा सा ओपन बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं टॉपिक में आऊंगा, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे एक सब्जेक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे का रीजन होना चाहिए। सो ऐसे तो फाउंडेशन या एंट्रेंस लेवल में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल में है, ऐसे तो ये इंट्रोडक्शन लेवल में ही आज का क्लास अभी चलेगा, अभी अगला एक दो दिन। लेकिन जैसे जैसे इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर जैसे एग्जीक्यूटिव या फिर फाइनल लेवल या इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल में जाते हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ का एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है। लेकिन सर लेवल कितना भी बड़ा हो, स्टार्ट तो इंट्रोडक्शन से ही होता है, तो बेसिक्स प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, तो फिर चलो सर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, कंपनीज एक्ट को भी देखेंगे और साथ साथ में
कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे काम करता है या कर सकता है, उसके बारे में भी मैं 2-4 बात करूंगा। ऐसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक अलग लेक्चर्स में नॉर्मली इंटरमीडिएट एंड फाइनल का जो स्पेशल क्लास होगा वहां पर बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं आज भी थोड़ा सा डिस्कशंस करूंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? बताइएगा सर थोड़ा सा। यस हेलो, सर। ओके सर। सर मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, धीरे धीरे बात करूंगा, ज़्यादा हड़बड़ नहीं करूंगा, लेकिन जिसको कोई भी डाउट होगा मुझे पूछिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे ही सवाल लेता हूँ आप लोगों का। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना क्वेश्चंस रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का जवाब देने का, कोशिश नहीं पूरा बात करूंगा सर। तो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक्स है, ठीक है, ये बेसिक्स है। बेसिक से फाउंडेशन एंट्रेंस में तो सवाल आता ही है, साथ में जो लोग एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट लेवल में ही पढ़ते हो उनके लिए भी बेसिक से सवाल होता है सर। तो बेसिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और बेसिक जिसका गड़बड़ वो आगे जाके कोई भी एडवांस टॉपिक नहीं समझ पाएगा, अगर समझ लेता भी है डाउट में आ जाएगा। तो फॉर फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट एंड इवन ऑल्सो जब आप लोग फाइनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल में रहोगे, ठीक है, तो फिर आप समझ ही लो कि आप ऑटोमेटिकली आपका बेस बन जाएगा सर। तो बेस बनाने का बात है सर। तो मैं कंपनीज एक्ट में बात करूंगा और साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात करूंगा, ठीक है। और मैं बार बार क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात कर रहा हूँ सर, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमारा होम मिनिस्टर बार बार एक बात कहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। सैनॉन क्या बोल रहे हो सर? सैनॉन को कुछ इशू हुआ है, ठीक है। क्या बाकी सबको मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर। हाँ सर। मतलब कोई नेटवर्क इश्यूज है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को नेटवर्क इशू, ऐसा तो नहीं ना? ठीक है, ठीक है सर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंट लेवल में तब हमारा करेंट होम मिनिस्टर कौन है सर? नाम बताओ ना। अमित शाह जी। अमित शाह अबाउट कॉर्पोरेट। मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, इसलिए मैं सोचा कि आपको भी बताऊं। ये स्टेट्समैन में भी आया था, बहुत जगह में आया था, आप देख सकते हो सर। ये देखो सर, बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? ऐसा लगा? ठीक। हेलो, सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये देखो सर। अमित शाह जी बेसिकली क्या बता रहे हैं, देखो, will have to accept the professionalism and embrace all principles of corporate governance with a cooperative spirit, ठीक है। Addressing the national convention cooperative policy here, Prime Minister नरेंद्र मोदी as well as our Home Minister इसके बारे में बहुत जगह में बात करता है। आप लोग अगर थोड़ा सा खबर रखोगे ना, तो आप लोगों को हमेशा नजर आएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने के लिए कंपनीज एक्ट को समझना जरूरी है। सो अगर मैं थोड़ा सा पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करूं आपसे कि सर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, इसका नियम क्या है, फिर मैं प्रैक्टिकली और भी बात करूंगा। इन सिंपल अगर बताया जाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, practice and process by which a firm is directed and controlled, okay. Corporate governance essentially involves balancing their interest of a company's many stakeholders। एक कंपनी में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, कस्टमर्स, सप्लायर्स, फाइनेंशियर्स, मतलब जो
कंपनी में लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कंपनी में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑल्सो। एक कंपनी मतलब एक कंपनी नहीं सर, एक कंपनी मतलब पूरा सोसाइटी एट ऑल। सोसाइटी का पार्ट बहुत सारे हैं सर, इसमें शेयर होल्डर तो है ही जिनका पैसा कंपनी के अंदर है, ठीक है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, फाइनेंशियर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, एंड कम्युनिटी एट ऑल। कम्युनिटी भी, कम्युनिटी मतलब आम आदमी, ठीक है। Since corporate governance also provides the framework for attaining a company's objective, it encompasses practically every sphere of management from action plans and internal controls to perform measurement and corporate disclosure। मतलब इस पूरा मैटर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग इंटरनल कंट्रोल्स एज वेल एज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर होता है, और जो पूरा का पूरा मैटर है ना, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट के थ्रू से ही सॉल्व करने का कोशिश होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर क्या है, मैं अगर 4-5 पॉइंट में आपको बताऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पर नजर डालो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स, practices and process used to direct and manage a company. A company's board of directors is the primary force influencing corporate governance. Bad corporate governance can cast doubt a company's operation and its ultimate profitability. अगर कंपनी बैड वे में मैनेज होता है तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कंपनी के ऊपर एक डाउट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कंपनी का फ्यूचर को लेके सवाल हो जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटेल्स द एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, एथिकल बिहेवियर है, मतलब आप कंपनी हो इसका मतलब कुछ भी करोगे ऐसा नहीं सर, आप जो कुछ भी करोगे, एनवायरनमेंट मतलब हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्रॉफिट के चक्कर में एनवायरनमेंट को खराब करना बहुत खतरनाक बात हो सकता है सर। ये सब इसलिए आगे आगे आपको स्पेशल एक्ट भी करना पड़ता है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल लेवल में, कि एनवायरनमेंटल इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है। एथिकल बिहेवियर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, कंपेंसेशन, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ है सर। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ आता है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, जो भी हो। आप बात समझे सर, ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको, ठीक है, आगे मैं फिर से मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या क्या होता है नहीं होता है, लेकिन चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तो अच्छे से समझ ही जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन कंपनीज एक्ट को पहले समझ लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक चर्चा करेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में, कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे चलता है, कंपनी में कौन कौन होता है, ठीक है, कितना तरह का कंपनी होता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, कंपनी बनाने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक बातें, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। ये कॉर्पोरेट वेल क्या है मैं आपको समझाता हूँ सर। कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, वेल का मतलब क्या होता है इन सिंपल हिंदी, भेल का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, तो बीच का पर्दा उठाना पड़ता है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट वेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी माना जाता है सर। क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, मतलब एक कंपनी को आज के डेट में कैसे रजिस्टर करोगे, है ना। मतलब देखो सर, आपके पास चार्टर्ड के पास, सीएस के पास, सीएमए के पास लोग आते हैं, फिर आके पूछ बोलते हैं कि मेरे को ये कंपनी बनाना है, मेरे को प्राइवेट कंपनी बनाना है, मेरे को पब्लिक कंपनी बनाना है, मेरे को पार्टनरशिप बिजनेस बनाना है, मेरे को 1% कंपनी बिल्डअप करना है। तो जैसा भी बिजनेस आप बनाने का पब्लिक सोचेगा, उसको उस कंपनी को बनाने के लिए पूरा प्रोसेस बताना है, फॉर्म बताना है, ठीक है, कौन से फॉर्म में अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, वो सारा काम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेसिक आपको समझा जाएगा। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे, आपको स्पेशल वे में पब्लिक कंपनी कैसे बनाओगे, प्राइवेट कंपनी कैसे बनाओगे, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव में एक पेपर आता है ना सर, कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, उसके अंदर भी ये पार्ट आ जाता है सर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सर। साथ में एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब एमओए एओए क्या है, एक कंपनी फॉर्म करने के टाइम पे कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बताता है। मतलब कंपनी का आप ऐसे सोच सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंपनी कैसे काम करेगा, ये सारा चीज बताया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ अगर मेरे पास रहता है नॉर्मली, ये सर एक है, देखो मेरे पास एक है, मैं यूज करता हूँ नॉर्मली टाटा पावर का
ये एक एमओए मेरे पास है, ठीक है, आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारा पेटीएम का भी हो सकता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज एमओए, व्हाट इज एओए? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें बेसिक फर्क ये है, ये ओरिजिनल है सर, 2020 का है, टाटा पावर का ओरिजिनल एमओए है सर, एमओए। ये देखो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब कंपनी जब बना था तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, तो उसका डेट सर्टिफिकेट, ठीक है, किस तरह से बना है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ओरिजिनल दिया हुआ है। ये मैंने टाटा पावर के साइट से लिया था, ठीक है। टाटा पावर जो एक पावर जनरेटिंग एक कंपनी है, ठीक है, थर्मल पावर, फिर आपका सोलर पावर, ये सब में काम करता है सर, ठीक है। पावर जनरेटिंग जो जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसका जो रिसोर्सेज है उस पर काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमओए जो है, इसमें पेज 1 से लेके 13 के अंदर पूरा कंपनी का एमओए लिखा हुआ है कि ये कंपनी क्या है, क्या काम करता है। अगर आप पेज नंबर 1 to 13 में जाओगे ना, तो इसका पूरा डिटेल्स आपको पता चलेगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ आपको पता चलेगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, ये बेसिकली कंपनी का रूल बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूल बुक। मतलब कंपनी डे टू डे बेसिस में कैसे रन करेगा, छोटा मोटा चेंजेस क्या रहेगा, शेयर होल्डर क्या रहेगा, शेयर्स क्या रहेगा, ठीक है, अंडरराइटिंग क्या है, ब्रोकरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, कैपिटल कितने का है नहीं है, कॉल्स क्या है, मतलब जो आप लोग कंपनी अकाउंट्स में करते हो ना, कि कंपनी का शेयर का कॉलिंग कैसे होगा, फॉरफीचर कैसे करेगा, सरेंडर कैसे करेगा, ये सारा बात कंपनी अपने एओए में लिख के रखता है। तो डे टू डे कंपनी का जो रूल्स है वो एओए का बात है, डिटेल्स में बाद में बात करेंगे सर। और कंपनी किस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव को फिट करता है, कि कंपनी क्या है, उसका बिजनेस कैसे चलता है नहीं चलता है, ये सारा मैटर कंपनी अपना एमओए के अंदर बताता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, आपको कंपनी का ये देखो सर, ये आप लोग बचपन में किए कि नहीं किए, फॉरफीचर, सरेंडर्स, कॉल्स, 11-12 लेवल में कंपनी अकाउंट्स, आई होप सभी ने किया होगा। प्लीज टेल मी सर, बोलो ना, हाँ या ना। सर थोड़ा सा हाँ ना बताइएगा, नहीं तो समझ कैसे आएगा। राजन्ना, श्रद्धा, हाँ प्रियाक्षी, सर। नवोनील, ओके सर, नील, सर संपद, ओके सर। किरे राजन्ना कुरेसिली तो विदिशा, है सर। कंपनी है अकाउंट्स, सर। ओके सर। तो ये कंपनी अकाउंट्स में कॉल्स, फॉरफीचर, सरेंडर, ये सब लिखा रहता है ना, होता है। आप लोग वहां पर अकाउंट्स में एंट्री करते हो, है ना, जर्नल एंट्री करते हो, लेकिन उसका रूल्स रेगुलेशंस यहाँ लिखा होता है। ऐसे नहीं हो जाता कि ऐसे ही कर दिए, नहीं सर, ऐसे नहीं हो जाता। सब कुछ एज पर रूल्स होता है, एज पर रूल्स होता है। कंपनी को सब कुछ पहले से बताना पड़ता है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, जॉइंट होल्डर्स, ये सब आगे आगे पढ़ोगे सर, डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये सब चीज कंपनी अपनी डिटेल्स में लिखे रहता है। ये जब सारा कंपनी एक्ट हो जाएगा ना, तो आप एक कंपनी का एमओए आराम से रीड कर सकते हो और उसका मतलब भी समझ सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा कंपनी एक्ट को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपका ये समझ आ जाएगा, तो उसके बाद आप धीरे धीरे ये सब का आदत डाल लो अभी से, ठीक है। एमओए, एओए, ये सब का आदत डाल लो सर। क्यों आदत डालने के लिए बोल रहे हैं जानते हो? बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ों के साथ धीरे धीरे अपने आप को कनेक्ट करोगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आप मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ के साथ भी कनेक्टेड हो जाओगे। ये देखो, अभी मैं आपको एमओए दिखा रहा था। ये मैंने एक अदानी का रिपोर्ट निकाला। ये अदानी पोर्ट का, अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक बोल के एक बहुत ही फेमस, गौतम अदानी का बड़ा ही बहुत बड़ा कंपनी है। इस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओगे कंटेंट पे देखोगे, तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर स्पेशल एरिया आएगा। ये देखो सर, आवर बिजनेस मॉडल, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, ठीक है, स्टेक होल्डर्स एंगेज इन मेटेरियलिटी, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस, कस्टमर प्रोपोजिशंस प्लेटफॉर्म, एक सेकेंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सब कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है सर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट दिख रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है सर? ठीक है। ये जो रिपोर्ट है, ये 550 पेज का रिपोर्ट है जो मैं यहाँ निकाल के रखा हूँ। अब इसके अंदर सब कुछ डालना पड़ता है जो एक
कंपनी का CA CS CMA ने मिलके इसको बनाया, ठीक है। इसमें कंपनी का CA भी शामिल रहता है, CMA भी शामिल रहता है, ये कंपनी का ओनर है सर, प्रोमोटर। अब प्रोमोटर का काम है बिजनेस करना, लेकिन इसका पूरा A to Z इसका बिजनेस का जो भी डिटेल्स है एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, ये सब चीज करने के पीछे किसका काम होता है, वो सब देखने के पीछे कंपनी का CS का काम होता है, कंपनी का CMA का काम रहता है, कंपनी का CS चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम रहता है, ठीक है। ये देखो सर, एक छोटा सा चीज से आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, आपको जस्ट एक बार बताता हूँ कि करना क्या पड़ता है, ठीक है। कंपनीज एक्ट जान तो लेंगे, कंपनीज एक्ट भी जान लेंगे, कंपनीज डिटेल्स भी जान लेंगे, लेकिन फिर जब मार्केट में काम करने का टाइम आएगा तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको मैं आपको एक छोटा सा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये देखो सर, ये कंपनी का प्रोमोटर भी है, कंपनी का डायरेक्टर्स वगैरह भी रहेगा, साथ में कंपनी का सेक्रेटरी जो है कमलेश बागिया, ठीक है। फिर इस तरह से ऐसे और भी कंपनी का रिपोर्ट है मेरे पास, बट ये अदानी मेरे को जल्दी याद आ जाता है। अगर आप टाटा का भी देखोगे, यहाँ पर टाटा स्टील का भी है, दिख रहा है ना सर, टाटा मोटर्स का है, ऐसे बहुत सारे कंपनी का रिपोर्ट है। तो ये सब बेसिकली मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, कंपनीज क्लास में यूज़ करता हूँ, एक्ट में। साथ में जब आप लोगों को मैं स्टॉक मार्केट में पढ़ाता हूँ ना सर, फंडामेंटल एनालिसिस, तब ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन सर लीगल पार्ट में अगर मैं बात करूं, जैसे ये कंपनी का रिपोर्ट बन रहा है, जिसमें लीगल पार्ट का देखो सर, कंपनी का ये रिपोर्ट बना, इसमें CS का जो डिटेल्स है वो जरूरी है, कंपनी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या CFO है उनको जरूरी है, ठीक है, दीपक महेश्वरी, कमलेश बागिया। और देखो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट तो किया ही है, और साथ में जो कंपनी का प्रोमोटर ग्रुप से जैसे गौतम अदानी डायरेक्टर्स है, करण अदानी डायरेक्टर्स है, होल टाइम डायरेक्टर्स, ये भी बाद में मैं धीरे धीरे बात आपसे करूंगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है सर कि अगर आप एक कंपनीज एक्ट के बारे में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके थ्रू से आप जब काम करोगे रियल लाइफ में, तो आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सभी चीज कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। कंपनी कैसे चलता है नहीं चलता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे मेंटेन करना है नहीं करना है, ये सारा बात यहाँ लिखा होता है। इन सिंपल यही कारण है कंपनीज एक्ट पढ़ने का, ठीक है। आई होप कि कनेक्टिविटी हुआ है सब कि क्यों पढ़ना है कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब चलो एक एक करके आप बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग बहुत सारा चीज जानेंगे, जैसे कि फीचर्स, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, शेयर्स, MOA, AOA, ठीक है। इसमें फीचर्स के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, वेल कैन बी लिफ्टेड टू डिसरिगार्डेड डिस्परेट लीगल एंटिटी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ये सब एक एक करके बात करेंगे सर। अभी एक साथ कोई मतलब नहीं होता, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले कंपनी क्या है, कंपनी का फीचर्स क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, तो सर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब इतना देर से मैं आपको बेसिकली ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि कंपनीज एक्ट पढ़ना क्यों है। अब आप हम लोग आ गए सर, कंपनीज एक्ट पढ़ना चालू कर दिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। कंपनीज एक्ट 2013 वाज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देयर इज ए गवर्नमेंट एंटिटी सर, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, नाम सुने आप लोग, डिपार्टमेंट का नाम है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। थैंक यू सर, थैंक यू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। अगर आप इसका विकी भी करोगे तो भी जाओ देख लो जाके। और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली साइड में जा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है। ऐसा सर ये अग्निपथ स्कीम का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, बिकॉज ये गवर्नमेंट साइट है, ठीक है, गवर्नमेंट साइट है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट तो बनता है ना सर, ठीक है। तो ठीक है, अब अग्निवीर के बारे में बाकी लोग जो भी कर रहे हैं करने दो, उसमें सरकार स्टेप्स ले लेगा। लेकिन ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट है। इस साइट में जाके क्या मिलेगा आपको, आप अगर अपना नॉलेज को स्पेशल वे में एनहांस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस में ये सब वेबसाइट में सर्फिंग बढ़ाओ अपना, ठीक है। MCA के साइड में आओ, यहाँ पर आके आप MCA सर्विस में देखो, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी कुछ समझ में ना आए, बट लेकिन रेगुलर बेसिस में जब आप इस तरह के साइट के साथ रेगुलरिटी बनाओगे ना, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा कि अच्छा MCA में क्या क्या मिलता है, ठीक है। DSC सर्विस, डीन सर्विस, मास्टर डेटा, LLP फाइलिंग, ठीक है,
LLP सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग, कंप्लायंस, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज, फी एंड पेमेंट सर्विसेज, बहुत सारा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो होता है यहाँ इसके थ्रू से। कंपनी सर्विस में जाओ, अगर आपको कंपनी बनाना है, कंपनी नाम चेक करो, कंपनी का CIN नंबर चेक करो, किस तरह से कंपनी बनाया जाता है, स्पाइस, ठीक है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे करोगे, ठीक है, ये सारा चीज इसी के थ्रू से होता है सर, ठीक है, इसी साइट के थ्रू से होता है। आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर निर्मला सीतारमन जी, इनको भी याद रखिए, ठीक है, करंट, हमारा करंट फाइनेंस मिनिस्टर सर। अगर आप एक्ट्स एंड रूल्स में जाओगे तो यहाँ पर देखो सर, मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाना चालू किया, ये देखो कंपनीज एक्ट का पूरा ओरिजिनल PDF मिल जाएगा आपको, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, और बाकी आप लोगों का CS CS CMA के किताब में जो आता है वो यहीं से लिया जाता है। आप लोग बात समझ रहे हो सर? जैसे ये जिस तरह का CS CS CMA का जो किताबें होते हैं, यहाँ पर जो लिया जाता है ना डिटेल्स, वो बेसिकली कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। 2013 और 1956 दोनों दिख रहा है सर? हेलो, 1956 भी शो कर रहा है, बिकॉज वो भी अभी भी काम में है, ऐसा नहीं कि 56 एक्ट टोटली गायब हो गया, अभी भी बहुत सारे जगह में पुराना एक्ट का एप्लीकेशन नजर आएगा, इसलिए उसको हटाया नहीं गया। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखो सर, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, यहाँ पर आपको जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली ड्राफ्टिंग ऐसे किया गया है, इसको पढ़ के मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में है सर, ठीक है, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में है। तो जो भी हो, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी एरिया है, तो बेसिकली हम लोग अभी प्रिलिमिनरी में ही बात कर रहे हैं, बट साथ साथ में देखो शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, डेफिनेशंस वगैरह ही पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ठीक है, ये सब चीज़ भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से सारा का सारा डेटा आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। और नॉट जस्ट कंपनीज एक्ट, बाकी बहुत सारा एक्ट भी इसके थ्रू से होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रेलिवेंट साइट्स का भी जो गवर्नमेंट रिलेटेड है उसका साइट भी यहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे देखो NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटी पूरा का पूरा कंपनी रिलेटेड मैटर को संभालते हैं, उनका साइट का भी डिटेल्स दिया है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब इकोनॉमिक अफेयर्स को देखने वाले कंपनी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, आप लोग धीरे धीरे आपको बनाओ, मैं ऐसा नहीं इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ कि आप पागल हो जाओ, मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको मैं इतना बताऊं कि आप कितना इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, ये मेरा पर्पस है, और कोई पर्पस के लिए मैं नहीं दिखा रहा आपको, बस आपका इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए मेरा ये परसेप्शन था, या जो भी इच्छा मैंने जताया दिखाने का, इतना सर। चलो सर, आ जाते हैं पॉइंट पे। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको MCA के साइट में जाके 1956 एक्ट का भी PDF का ऑप्शन दिखाया, तो एक्चुअली पहले 1956 ही होता था, बाद में 2013 में बहुत सारा चीज चेंज होके न्यू एक्ट लॉन्च किया गया ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है सर, बदलाव इन द सेंस चेंज, ठीक है, दुनिया बदल रहा है, बिजनेस सिनेरियो बदल रहा है, और इस बदलती सिनेरियो के साथ एक्ट को भी बदलना चाहिए, ये सुनो सर। अगर समय बदलेगा तो एक्ट को भी तो समय के साथ चेंज होना चाहिए, मतलब सिंपल बात है, जो बात मतलब बात वही होगा बट थोड़ा समय के साथ होगा। कंपनीज एक्ट में 1956 में जो बोला जाता था 2013 में ऐसा कुछ अलग नहीं बोला जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि 1956 में कंपनीज के जगह कुछ चांद पहाड़ वाला बात किया होता, नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस थोड़ा सा समय के साथ एडजस्ट कर लो। जैसे 19 एक सिंपल बात करते हैं, 1956 के टाइम पे अगर कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम करता था, कंपनीज का रूल फॉलो नहीं होता था, उसमें जो पेनल्टी लगता था वो पेनल्टीज बहुत ही कम था, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे पेनल्टीज था, 500 का पेनल्टी, 5000 का पेनल्टी। अब ये 500 5000 से किसको डर लगेगा आप बताओ? 500 की पेनल्टी से, 5000 की पेनल्टी से किसको डर लगेगा? तो ये सब चेंज होना चाहिए, तो वो चेंज किया गया, ठीक है। तो ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए पेनल्टी का मतलब एग्जाम्पल दिया।
बट आगे आगे जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे आपको और समझ में आएगा कि नॉट जस्ट पेनल्टी एंड एवरीथिंग। अब कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ प्रॉब्लम था, समय के साथ अपडेट नहीं था तो चेंज कर दिया, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 विद न्यू लेजिस्लेशन। द कंपनीज एक्ट 2013, इसमें 470 सेक्शन है सर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स है इसके अंदर। The entire act has been divided into 29 chapters. इस पूरा जो एक्ट है इसमें 29 चैप्टर्स है। ओरिजिनल एक्ट ओपन करेंगे तो दिखेगा आपको। A substantial part of this act is the form of company rules. The Companies Act 2013 aims to improve corporate governance. हेलो, आई होप आपको समझ में आया कि मैं शुरू से क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात करे जा रहा हूँ। क्या रे, समझ में आया ना? और इसीलिए मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक स्पेशल नोट्स भी फॉर्म किया आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि कॉर्पोरेट, ऐसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक स्पेशल चैप्टर होता है, ठीक है, जो नॉर्मली इंटर एंड फाइनल के लिए स्पेशली होता है, फाउंडेशन में इतना डिटेल्स में जरूरी नहीं होता, लेकिन पर्पस तो है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं समझेंगे और कंपनी लॉ पढ़ने आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा सर, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एटलीस्ट इन सिंपल, ठीक है। जैसे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट होता है, वैसे कंपनी को भी चलाने के लिए प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए। इन सिंपल यही है, ठीक है। क्योंकि सर कंपनी हमारे देश का भविष्य है ना सर, भविष्य है कि नहीं। जैसे अगर मैं, ऐसे तो अनलिस्टेड बहुत कंपनी है, बट लिस्टेड कंपनीज का बात करूं, जैसे मानो कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये स्टॉक मार्केट भी कंपनी एक्ट के थ्रू से चलता है, इसके लिए अलग से लॉ बनाया गया है सेबी, ठीक है, जो एक्सचेंज का मैटर को देखता है, जिसके लिए एक लॉ भी है इंटर एंड फाइनल में, एग्जीक्यूटिव में, सिक्योरिटी लॉ के नाम पे, ठीक है, जो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 सीएसईएम में फाइनल में पढ़ा जाता है। तब आप लोगों को मैं बीएसई एनएससी कैसे काम करता है, सेबी कैसे काम करता है तब बताऊंगा। लेकिन जो भी हो, अल्टीमेटली इसको चलाने के लिए कंपनी चाहिए। जैसे अगर आप थोड़ा सा नजर दोगे तो बीएसई के अंदर कितना सारा कंपनीज है, देखो यहाँ पर लिस्टिंग बताएगा आपको, ऑलमोस्ट 5,500 कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में है। ऐसे प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज, जिनको हम लोग नॉर्मल वे में कॉर्पोरेट कहते हैं, बीएसई में 5,500 के आसपास है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2,000 से भी ऊपर है। ये देखो कितना है, नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया भाई, धोखा क्यों दे रहा है मुझे। ये रहा, ये रहा, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स अपडेट होता रहता है सर, 2002, ठीक है, 2000 से भी ज्यादा, तो वहीं पर हो गया 7,000 से भी ज्यादा बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, लाखों में आएगा प्राइवेट कंपनी का लिस्ट, है ना। कितना सारा पब्लिक कंपनीज है जो गवर्नमेंट है बट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, कितना सारा कंपनीज लिस्टेड होना चाहता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए ना सर, वो भी नॉलेज देंगे सर, इसी में देंगे। तो क्वेश्चन इज दैट कि इतना सारा कंपनी चलेगा और उसका प्रॉपर गवर्नेंस मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा सर, गवर्नेंस प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होगा तो स्कैम बनेगा। ऐसे स्कैम होता है, रूल्स रहने के बाद भी स्कैम होता है। अब देखो सर, जैसे हमारे देश समाज में भी अगर आप सोसाइटी को भी नजर दो, सोसाइटी में भी तो इतना सारा रूल्स है ना, कितना लोग रूल्स पालन करता है, पुलिस है फिर भी पुलिस के सामने ही चोरी करता है चोर। उसमें प्रॉब्लम वो अलग बात है कि जो लॉ का देखने वाला अगर वही लॉ को खराब करेगा तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। जो जिसको बनाया गया, मतलब ऐसे कहा जाता है, एक बंगाली में एक बहुत अच्छा बात बोलता है कि रोकखोक जब भोक्खक बन जाए। रोकखोक भोक्खक समझते हैं आप लोग, ऐसे प्योर बंगाली, ठीक है। इसको हिंदी में बोले तो रक्षक जब भक्षक बन जाए, हाँ हिंदी में ऐसे बोला जाता है, संस्कृत में या हिंदी में रक्षक जब भक्षक बन जाए, मतलब जो रक्षा करने वाला जब खुद ही सब कुछ खाना चालू कर दे तब गया ना, पूरा दुनिया पूरा काम से चला गया। तो लॉ तो है बट लॉ का पालन करने वाला या लॉ का जिम्मेदारी उठाने वाला जब लॉ को ही पालन ना करे तब सर भगवान भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह गॉड जो भी सुपर पावर है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है सर, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर लॉ। लॉ पहले होना बहुत जरूरी, ठीक है, जो देश चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए जरूरी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मेन पार्ट,
इसीलिए मैं बार बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। तो सर कितना सेक्शंस बनाया गया रिसेंट लॉ में? 470 सेक्शंस एंड 29 चैप्टर्स। सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। अच्छा, 1956 में ना कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसा था जो बहुत ज्यादा ट्रिकी था, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाइड नहीं था। अब लॉ अगर ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा ना तो भी दिक्कत है सर। लॉ को ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना चाहिए। ज्यादा क्रिटिकल लॉ में ना देश में क्या प्रॉब्लम है जानते हो ना? क्या बताऊं आपको? इसको समझाने के लिए ना मुझे आपको थोड़ा दूसरा बात करना पड़ेगा। जैसे मानो अब आप लोग बोलोगे सर इस बात का क्या मतलब है? एक सेकंड, मैं एक्चुअली 1956 एक्ट को ओपन करना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे हाथ से गायब क्यों हो जा रहा है? ओ, क्या प्रॉब्लम है सर? 1956 ओहो, ये काम नहीं कर रहा है, छोड़ो बाद में देखते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर लॉ अगर ज्यादा टफ हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है? लॉ ज्यादा टफ हो जाने से प्रॉब्लम ये होता है कि बिजनेस को डेवलप करना दिक्कत हो जाएगा, है ना? मतलब बात बात में ये नियम वो नियम, ये नियम वो नियम, ऐसा चक्कर में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि भाई नियम पालन करेगा कि बिजनेस करेगा? तो नियम भी रहे और उसका थोड़ा बहुत इजीनेस भी रहे, है ना? इसका भी देखभाल होना जरूरी है। नियम भी रहे, थोड़ा इजीनेस भी रहे। सर थोड़ा सा होल्ड करना तो, एक सेकंड मैं अभी आता सर, एक सेकंड सर, आप स्क्रीन में बने रहे, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। कोनो प्रॉब्लम? आवाज वाला? ओके सर। सर आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? बोलो सर। क्या रे, कनेक्टेड हैं हम लोग? Yes, सर अब बात को आगे और बढ़ाते हैं। तो सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, 56 एक्ट जो था ना सर, उसमें लीगलिटीज तो था बट सिंप्लीफिकेशन नहीं था, ठीक है? आप यहाँ पर जाके 1956 एक्ट रूल्स को भी देख सकते हो। मैं जगह दिखा रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट रहेगा वो देखें, ठीक है? ऐसे तो अभी 1956 इज नॉट रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बट अगर आप चाहो तो 1956 एक्ट में भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले सकते हो। सर 2013 नहीं हो रहा है, 56 में कौन जाएगा? आप भी बात करते हो। ठीक है सर, छोड़ दो मैं तो बस दिखा दिया। अच्छा, तो इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स द कंपनी in 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority investors. Very important part. माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। सर हु इज दिस माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स? हम लोग ऐसे पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी माइनॉरिटी बहुत सुनते हैं, है ना? हम माइनॉरिटी है, हमें ये फैसिलिटी दे दो, हम माइनॉरिटी है, हमें वो फैसिलिटी दे दो, है ना? तो जो भी हो, ऐसे पॉलिटिक्स में तो ये सब नजर आता ही है। बट क्या कंपनीज में भी पॉलिटिक्स चालू हो गया? सर नहीं, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज सर गरीबों का पैसा सेव करना। स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा अगेन। स्टॉक मार्केट के लिए टिकट टेप में चलते हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए टिकट टेप लिया, ये एक बहुत ही अच्छा एनालिटिकल है सर। ज़ीरोधा एंड ये सब मिलके बनाया है, कुछ टेक्निकल कंपनीज ने मिलके। जैसे लोग इन्वेस्ट करता है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई भी कर रहे हैं आजकल, आजकल स्टॉक मार्केट का हर सुबह 5 क्लास होता है एवरीडे, सुबह 9:15 से लेके 11 बजे तक रेगुलर, मंगलवार से शनि रेगुलर स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट, ठीक है, ऑप्शन मार्केट, टेक्निकल मार्केट, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लास चलता है। और सैटरडे सैटरडे भी स्पेशल म्यूचुअल फंड का भी क्लास होता है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट कॉन्सेप्ट इज दैट जो स्टॉक मार्केट में लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरा मेन फोकस था। स्टॉक मार्केट में पढ़ाई करने का दो कारण है। एक तो स्टॉक मार्केट में स्पेशल जॉब्स भी हैं, एंड सीएमए के लिए और स्पेशल जॉब्स है, बिकॉज ये लोग फाइनेंस का स्पेशल जानकार होता है, लॉ का भी स्पेशल, का कॉर्पोरेट का भी स्पेशल जानकार होता है, और साथ में इनको अगर एनआईएसएम भी हो जाए तो ये उनके लिए एक स्पेशलिटी बन जाता है। एनआईएसएम क्या है? जो शेयर मार्केट के ऊपर मतलब जॉब करने के लिए आपको लाइसेंस लाइसेंस देके एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है? तो ये
बाद में बता दूंगा NISM का एग्जाम कैसे प्रिपेयर होता है, नहीं होता है, जिसको भी करना है आगे करेगा। लेकिन पॉइंट क्या है सर, पॉइंट ऐसा है कि लोग स्टॉक मार्केट में आता है, स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट करता है। जैसे मानो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस का शेयर का दाम अभी 2408 चल रहा है, ठीक है, 2408 टका। अब इसमें जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स हैं, अब देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का क्या है ना, जैसे होल्डिंग्स में चलते हैं, कंपनी में जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का होल्डिंग पैटर्न देखो, मुकेश अंबानी एंड फैमिली जो प्रोमोटिंग ग्रुप है उनका होल्डिंग है 51% के आसपास। म्यूचुअल फंड्स में हम लोग जो पैसा डालते हैं, हमारा पैसा जो म्यूचुअल फंड होकर रिलायंस में अंदर, टोटल रिलायंस का जो शेयर अगर 100% है, 100% में से 50% प्रोमोटर के हाथ में, मतलब मुकेश अंबानी के हाथ में। मतलब ऐसा सोचो, सिंप्लीफाइड वे में सोचो, 100 टका का शेयर है तो 100 टका में 50 टका प्रोमोटर का, 5 टका म्यूचुअल फंड के लिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक LIC वगैरह के हाथ में 9 रुपीज के आसपास, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में 24.23। अब हु इज दिस फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इसको हम लोग प्यार से FII बोलते हैं एंड इनको प्यार से DII बोलते हैं। FII का मतलब होता है जो फॉरेन म्यूचुअल फंड्स है, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स है, उनका भी हमारे रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है। ऐसे रिलायंस एक बहुत ही वैल्यूएबल एक कंपनी है सर इंडिया का, ठीक है। और आपको पता ही है मुकेश अंबानी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में से एक है, टॉप 10-20 के अंदर आते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट पॉइंट इज दैट इसमें और एक जन है सर, रिटेल एंड अदर्स, इसमें 10% से लेके 11% लोगों का शेयर होल्डिंग है टोटल शेयर का, जिसमें अंदर हम आप जैसे लोग जिनका छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, किसी का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, किसी का 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, किसी का 1 करोड़ भी हो सकता है, बट 1 करोड़ भी कंपनी के हिसाब से बहुत ही कम है। ये कंपनी जो है रिलायंस, इसका मार्केट वैल्यूएशन करीब मतलब बिलियंस ट्रिलियंस में आता है सर, लाख करोड़ों में आता है। तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यूएशन है कंपनी का, इसका भी डिटेल्स मिल जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया, आइस लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो इंडिया में सबसे टॉप में रिलायंस ही आता है सर। टॉप 10 कंपनीज विद मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर मैं लिस्ट निकालूं तो इसमें सबसे पहले आता है रिलायंस, ठीक है। सेकंड में आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। जस्ट लुक एट दिस, इसका मार्केट कैपिटल मतलब मार्केट में कितना पूंजी लेके रिलायंस बिजनेस करता है, इसका आइडिया ले लो थोड़ा सा। कितना है सर, कितना करोड़ है, काउंट करो। 17,95,732 करोड़, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 18 लाख करोड़ अप्रोक्स। इसमें अगर किसी का 1 करोड़ का भी शेयर है तो वो कितना परसेंटेज में आएगा, काउंट करो। ये 18 करोड़ नहीं सर, 18 लाख करोड़, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी 14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल में है, 14 लाख करोड़, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना बिजनेस चलता है मार्केट में एंड हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इतने बड़े बड़े मार्केट में जो लीडर्स हैं, इनके सामने रिटेल वाले, जैसे हम आप जैसे लोग छोटा मोटा इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इनका क्या, म्यूचुअल फंड तो कंपनी है, प्रोमोटर तो खुद ही बड़ा आदमी है, इंस्टीट्यूशंस भी बड़ा बड़ा है, लेकिन छोटा मोटा लोगों का क्या होगा, इनका इंटरेस्ट का कौन देखेगा, इनका पैसा डूब जाएगा बिना कारण का। मार्केट रिस्क में डूबे वो अलग बात, ऐसे डूबता नहीं है, डूबता उसका पैसा है जो मार्केट को समझता नहीं है, ठीक है, जो मार्केट को जुआ की तरह यूज करता है बिना नॉलेज का, ठीक है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोल के एक होता है जहां पर लोगों का ज्यादा पैसा खराब होता है, लेकिन ये अगर नॉलेज के थ्रू से यूज किया जाए तो इससे पैसा भी बनाया जाता है, ठीक है। इसका भी हफ्ते में 3 क्लास चलता है सर। लेकिन पॉइंट क्या है, ये सब मैं जानकारी के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को। पॉइंट इज दैट कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, इनका क्या, अब इनका इनके लिए लॉ में किस तरह से लॉ बात करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। सो इसलिए बात आ गया सर, simplify regulation, strengthen the interest of minority investors, and for the first time legislate the role of whistleblowers. Now, who is whistleblowers, sir?
देखो सर, मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट में ही आपको अलग अलग बात कर रहा हूँ, क्यों? आगे जाके मैं स्पीड अप करूंगा, लेकिन पहले आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। हु इज व्हिसल ब्लोअर्स? सर, कंपनीज में अंदर ना बहुत सारा गड़बड़ चलता है। अब क्या है ना, स्टॉक मार्केट में ही फिर से व्हिसल ब्लोअर का मैटर जो है ना, स्टॉक मार्केट का ही मैटर है। तो क्या होता है ना, आप लोग सर इसके बारे में सुने हो, हर्षद मेहता के बारे में सुने हो? इसके ऊपर मूवी भी बना है, वेब सीरीज भी बना है, नाम सुना है सर आप लोगों ने? अरे, स्टॉक मार्केट स्कैम में बेसिकली बहुत नाम, मतलब बदनामी हुआ है। बट सर, ये व्हिसल ब्लोअर कॉन्सेप्ट तभी से आया है सर। ये क्या है सर, व्हिसल ब्लोअर्स? ये देखो, व्हिसल ब्लोअर्स का नॉर्मल मतलब होता है कि ये लोग कंपनी के अंदर रह के कंपनी का डेटा बहुत लोग ना बाहर करता है। तो जो ये डेटा बाहर करता है ना, उसको यूज करके स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन चलता है। अब ये सब मैनिपुलेशन रोकना पड़ता है, ठीक है? जो कंपनी के अब इसको रोकने के लिए कंपनी का ही कोई दूसरा एम्प्लॉय, ठीक है, कंपनी का ही दूसरा एम्प्लॉय कंपनी के बारे में मैटर्स कॉर्पोरेट लेवल में खबर कर देता है, ठीक है? बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, जासूस टाइप्स, ठीक है? तो ये एक स्पेशल मैटर है, ताकि कंपनी के अंदर कोई कंपनी का इंफॉर्मेशन को लीक ना करे, कोई मार्केट को मैनिपुलेट ना करने दे, ठीक है? इसके लिए व्हिसल ब्लोअर्स अंदर से मार्केट को, मतलब अंदर से कंपनी को कोई भी डेटा मैनिपुलेट करने के बाहर इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करने देगा। इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। मैं इतना डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, बट क्या करें सर, पॉइंट आया तो आपके मन में सवाल आ सकता है, सर हु इज व्हिसल ब्लोअर्स, है ना? कौन है ये व्हिसल ब्लोअर्स? ठीक है, जो बेसिकली कंपनी का डेटा अगर कोई लीक करता है तो उसके बारे में मार्केट में खबर कर देता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि कंपनी का मतलब अंदर ही रह के कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय ये काम करता है, लेकिन इनका पूरा सब कुछ हाइड किया जाता है, मतलब इनका इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आता कि कौन है व्हिसल ब्लोअर्स, ठीक है? लेकिन आप अच्छाई के लिए काम करता है, ये व्हिसल ब्लोअर्स लोग अच्छाई के लिए काम करता है। तो इसके लिए भी कंपनीज एक्ट के अंदर रूल लाना पड़ा, व्हिसल ब्लोअर्स लॉ। आगे बात करेंगे सर। सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? मैं एक साथ बहुत सारा मैटर में बात कर रहा हूँ, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर? प्लीज टेल मी सर, इतना बता दो मुझे। हाँ सर। नवनील, संपद, श्रद्धा, श्रद्धा आवाज है पटकेगा सर। सर। हाँ, ओके संपद, श्रद्धा समझ में आ रहा है तुझे? है सर। ओके, है सर राजन्ना, सर। विदिशा, है सर। है सर। राजन्ना, ओके सर, ठीक है, प्रियाक्षी, नील, ऋषभ, स्नेहाशीष, क्लियर है यस ना सर। सर? ओके सर। Thus, the enactment seeks to make our corporate regulations more contemporary. मतलब आपको जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाना है, इसको कंटेम्पोररी करो, ठीक है? जैसे डांस में होता है ना कंटेम्पोररी फॉर्म, मैं जितना थोड़ा बहुत डांस मैंने नहीं जानता सर, बट देखता हूँ डांस कंपटीशन कभी कभी, तो नाम वहाँ पर भी मुझे पता चला, ठीक है, कंटेम्पोररी। तो ऐसे ही इसको भी कंटेम्पोररी करना चाहिए समय के साथ साथ, ठीक है? Applicability of the Companies Act 2013. The provision of the act shall apply to companies incorporated under this act or under any previous company law. Companies incorporated under this act or under any previous company law. ठीक है? अच्छा, insurance companies except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1939 और IRDA Act। मतलब कहने का मतलब है, कंपनीज एक्ट जो है वो तो कंपनी पे लागू होगा ही, बट कुछ और एरिया है जहां पर दूसरा एक्ट भी लगता है, वहां पर कंपनीज एक्ट भी लग सकता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में चलता है इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू से, जो आईआरडीए एक्ट 1938 या इंश्योरेंस एक्ट 1938 के थ्रू से चलता है, बट वहां पर भी आप कंपनीज एक्ट लागू कर सकते हो अगर वो कंपनी है तो। जैसे एलआईसी, जैसे जीआईसी, ठीक है, जैसे एसबीआई लाइफ, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ लाइफ, एसबीआई लाइफ मतलब स्टेट बैंक का लाइफ इंश्योरेंस। बोलो सर, कोई कुछ बोला? एनी क्वेश्चन सर?
বুঝলাম না, আরেকবার বলুন, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে স্নোবলি। হ্যাঁ বলছি ব্যাংকিং কোম্পানি তো আরবিআই অ্যাক্টে চলে। হ্যাঁ, তো ওখানেও কোম্পানিজ অ্যাক্ট লাগু হতে পারে যদি সেটা কোম্পানি হয়, যেমন নেক্সট পয়েন্ট ওটাই বলছে, ব্যাংকিং কোম্পানিজ except where provision of said act are inconsistent with the provision of the banking regulations act। मतलब पॉइंट इज दैट कि जहां पर बैंकिंग एक्ट आएगा वहां पर बैंकिंग एक्ट लागू किया जाएगा, बट बाकी जगह में कंपनीज एक्ट लागू हो सकता है। मतलब इफ इन एनी एरिया अगर किसी जगह में ऐसा हो जाए कि कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में टक्कर आ जाता है, तो इन दैट केस बैंकिंग रेगुलेशंस को पहले मौका मिलेगा, बाद में कंपनीज एक्ट को, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। बिकॉज इंडिया में बैंक चलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू से, इंश्योरेंस कंपनी चलता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्ट के थ्रू से। तो फिर कंपनीज एक्ट के साथ अगर नॉर्मली देखो, कोशिश हमेशा किया जाता है कि प्रॉब्लम ना हो या टक्कर ना लगे, ठीक है। मतलब कुछ पॉइंट ऐसा ना हो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो ना जाए, कि आईआरडीए बोल रहा है एक तरह से, कंपनीज एक्ट दूसरा बात कर दिया, तो फिर इन दैट केस जो उनका लॉ है पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो पहले देखा जाएगा। अदरवाइज कंपनीज एक्ट वहां पर भी लागू होगा, बिकॉज वो खुद भी एक कंपनी है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे, जैसे रिसेंटली एलआईसी का शेयर मार्केट में आया सर, एलआईसी का शेयर मार्केट में रिसेंटली आया सर, ठीक है। बहुत लोगों ने भरोसा करके पैसा लगाया था, लेकिन बहुत लोगों का अभी मार्केट, अभी रिसेशन के कारण ऐसा हो गया सर, क्योंकि वार सिचुएशंस में मार्केट में आया, सरकार को भी बड़ा चिंता पड़ गया, लेकिन 850-900 से मार्केट काफी गिरा है एलआईसी का। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट पॉइंट इज दैट इंश्योरेंस कंपनी, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो चलता है इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू से, आईआरडीए का एक्ट लगता है इसमें, बट साथ में ये कंपनी कंपनी भी है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो फिर ये कंपनी भी हुआ जिसका स्टेक बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो इसी भी तरह चाहे आईडीबीआई बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशंस के अंदर, बट इसका भी शेयर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो पॉइंट इज लाइक दैट सर, कि अगर वो कंपनी है तो कंपनी एक्ट लागू होगा, बट अगर वो पर्टिकुलर मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू से चलता है जहां कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो उनका खुद का एक्ट पहले लागू हुआ जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी है हमारे देश में, तो इलेक्ट्रिसिटी का अलग एक्ट है सर, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से बनाया गया, लेकिन वो भी कंपनी है। जैसे एक एग्जांपल, एनीवन, कोलकाता वाले ही ले लेते हैं ना, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन, सीएससी। हाँ सर, सीएससी। सीएससी, ठीक है, सीएससी कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, जो संजीव गोयनका जी का कंपनी है, ये कोलकाता में इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, ठीक है। पूरा कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई, नॉट जस्ट कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया, कोलकाता के बाहर हावड़ा लेवल में भी, वहां पर भी एक्चुअली वो केएमसी के अंडर में आ जाते हैं, हावड़ा हुगली के भी बहुत बड़ा पार्ट में सीएससी का पावर सप्लाई चलता है। नाउ इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन सर, तो ये कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई तो है, प्राइवेट चल रहा है, आरपीएसजी संजीव गोयनका ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो फॉलो होगा, बट ये कंपनी भी है, तो इस पे कंपनीज एक्ट भी लागू होगा, बट जहां पर कंपनीज एक्ट के साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो इनका एक्ट को ही यूज किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। इसी तरह से बाकी किसी और जगह में, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, लेकिन वहां पर भी अगर वो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट ही लागू किया जाएगा। Such body corporate which are incorporated by an act for the timing in force and as the central government may by notification specify in this behalf, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ स्पेशल इस बिहाफ में बताते हैं तो उसको फॉलो किया जा सकता है। ओके सर, तो फिर ये समझ में आ गया कि कंपनीज एक्ट लागू कहाँ होता है और कहाँ नहीं हो सकता। ओके सर, कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। सर कंपनी का मतलब क्या है जानना बहुत जरूरी है सर। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। आर्टिफिशियल क्यों बनाया? जैसे मानो ये एक कंपनी है, ठीक है, देख रहा है ना सबको, ये कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग ही तो है, बिकॉज कंपनी खुद से तो चोखे नहीं দেখা बनता। যায়। मतलब कहने का मतलब है नेचुरली तो नहीं होता ना,
क्या कंपनी जैसे नेचुरली बहुत सारा चीज, जैसे इंसान नेचुरली आता है, ठीक है, पेड़ पौधा नेचुरली आता है, बट कंपनी नेचुरली आता है क्या? हाँ सर बोलो। जैसे हमारे कोलकाता में न्यू टाउन बिजनेस क्लब या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम्पल के लिए मैंने न्यू टाउन एरिया यूज कर रहा हूँ, ये देखिए कि डीएलएफ टावर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इस तरह के हमारे न्यू टाउन एरिया में कोलकाता में न्यू बिजनेस हब बना है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस बना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉर्पोरेट हाउस जो बना है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो न्यूली बना है, इमर्जिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलकाता, तो मुझे आप इतना बताओ कि क्या ये खुद से बन गया या फिर इसको बनाया गया ये कंपनी? ये जो कंपनी एरिया बनाया गया ये खुद से तो नहीं बना, इसको बनाया गया है एज पर लॉ। लेकिन सर इसमें एक स्पेशलिटी है, जैसे नेचुरली, जैसे ये पेड़ पौधा नेचुरली होता है ना, यहाँ भले ही ये वाला ये सब पेड़ शहर में तो लगाया जाता है, बट अब कंपनी के खुद के इसके नाम पे लैंड होगा, इनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनके नाम पे ट्रस्ट चलता है, ठीक है, सब कुछ इनके नाम पे चलता है। कंपनीज मैटर, आप लोग देखना हमेशा कंपनीज का ओनर का मैटर नहीं, इट्स अ कंपनीज मैटर। तो कंपनी को बनाया जाता है, एज पर लॉ बनाया जाता है, लीगली फॉर्म किया जाता है, और लीगली फॉर्म करने के बाद भी कंपनी के पास पावर रहता है। तो पॉइंट इज दैट कंपनी को बनाया जाता है पर फिर भी कंपनी के पास अपना कुछ पावर भी आ जाता है। अब ये पावर कैसे आता है? बिकॉज कंपनी को पावर लॉ देता है, ठीक है, भले ही कंपनी को चलाने वाला इंसान हो, नेचुरल पर्सन हो, बट फिर भी कंपनी के पास कुछ पावर आ जाता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू जस्टिस मर्शल, कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल। जैसे कि कोई बता रहा था सर, ये आंखों में आप ऐसे देख नहीं सकते, कंपनी का बिल्डिंग देखते हो बट कंपनी थोड़ी ना दिखता है, इंटेंजिबल, टेंजिबल नहीं है, छू के क्या देखोगे कंपनी को, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। बिल्डिंग बनाने से ही कोई कंपनी नहीं बन जाता सर, हेलो, बिल्डिंग बनाने से ही वो कंपनी नहीं बन जाता। हो सकता है किसी का इतना बड़ा बिल्डिंग हो, पर जरूरी थोड़ी है कि वो कंपनी बन जाए, है ना सर। बड़ा बिल्डिंग बनाने से ही बड़ा कंपनी नहीं बन जाता, कंपनी को तो लॉ बनाता, ठीक है। तो इसका लीगल एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए ये इनविजिबल है, ये इंटेंजिबल है, ये इनविजिबल है, ये इंटेंजिबल। आपको जो दिख रहा है वो कंपनी का बिल्डिंग दिख रहा है, कंपनी नहीं दिख रहा है। कंपनी तो पेपर में है, लॉ में है, ठीक है। इट possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence. In other words, the professor Hane, ठीक है, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity. कंपनी सेपरेट एंटिटी है, बिकॉज आप कंपनी के नाम से अलग से जमीन परचेस कर सकते हो, कंपनी के नाम पे आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, है ना। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है। से फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई सीईओ है, कंपनी का कोई प्रोमोटर है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है कंपनी के साथ तो कंपनी के नाम पे बनता है ना। लेकिन सर कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग है, কোম্পানি আলাদা প্যান হয়। यस, कंपनी का अलग अलग पैन होता है, कंपनी का अलग सीन नंबर होता है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, थैंक यू, ठीक है। लेकिन वास्तव में कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग है, इसलिए कहा जाता है कि कंपनी हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे एक इंडिविजुअल का एक लीगल एंटिटी होता है, सिमिलरली एक कंपनी का भी एक लीगल एंटिटी होता है। इसीलिए प्रोफेसर हने ने बोला कि आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, कंपनी का सक्सेशन जो है परपेचुअल है, मतलब ऐसे कहा जाता है मेन में गो मेन में कम, बट कंपनी ऑलवेज फॉर एवर गोइंग ऑन, ठीक है। ये परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब सर मतलब है कि आज कोई कंपनी का ओनर है,
या आज कोई कंपनी में ओनर है, आज कोई कंपनी में सीईओ है, कल सीईओ बदल जाएगा, ठीक है, कल डायरेक्टर भी बदल सकता है। कंपनी का ओनर मर जाने से या कंपनी का ओनर का डेथ हो जाने से, सीईओ चले जाने से कंपनी नहीं बंद होता। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मुझे एक कंपनी का नाम याद आया, आप लोग भी नाम सुने होंगे, जिसका बहुत बड़ा ब्रांड है सीसीडी। सीसीडी के बारे में आप लोग जानते हो सर? कॉफी डे, कैफे कॉफी डे, नाम सुना है कि नहीं सुना सर? बोलो सर। कैफे कॉफी डे का जो ओनर है, ठीक है, वो 2-3 साल पहले सुसाइड कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैफे कॉफी डे बंद हो गया, कंपनी आज भी चल रहा है। तो ओनर मर जाने से कंपनी नहीं बंद होता, ये कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन का एक स्पेशलिटी है। आपको मार्केट में सीसीडी का शेयर भी दिख जाएगा। ऐसे थोड़ा बिजनेस पहले से खराब हो गया है। कॉफी डे का शेयर एक टाइम था 300-350 भी चला था सर, देख रहे हो, मुझे याद है, ठीक है, 300-350 चलता था 2017-18 के टाइम पे। ये देखो 300, 312, 15, 300 पार चला गया था, ठीक है, हाईएस्ट 350 देखा, ठीक है, ये इससे याद है मुझे, ठीक है। तो अभी लेकिन सर जैसे उसका ओनर यहाँ पर सुसाइड किया ना 2019 के आसपास, उसके बाद से बिजनेस थोड़ा सा इनका गंडगोल में आ गया, लेकिन कंपनी अभी भी बंद नहीं हुआ। और इनका सिर्फ कैफे कॉफी डे अकेला नहीं, इसका बहुत सारा सब्सिडरीज भी हैं। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या, जो एक पेरेंट कंपनी होता है, दूसरे कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होता है। जैसे कैफे कॉफी डे, टैंगलिन डेवलपमेंट लिमिटेड, कॉफी डे ट्रेडिंग लिमिटेड, कॉफी डे होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे बहुत सारा सब्सिडरीज भी है। इसका साउथ बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब सब्सिडरी क्या है वो भी मैं आगे आगे चर्चा करूंगा सर। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये वाला पॉइंट बताने के लिए मैंने बताया कि परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का होता है। ओनर चले जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाता। हाँ, हो सकता है धीरे धीरे बंद हो जाए अगर कोई प्रॉपरली बिजनेस को चलाने वाला ना मिले, लेकिन इतना आसान नहीं होता कंपनी। लेकिन पॉइंट इज दैट कि कंपनी चल सकता है अगर कोई टेक ओवर कर ले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, कंपनी चल सकता है। नॉर्मल बिजनेस में एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर समझते हो ना आप लोग, एक सिंगल बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरी बोलते हैं, है ना। एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, ओनर अगर किसी कारण से डेथ हो जाता है तो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। अगर ये कंपनी ना हो कि एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का कुछ बिजनेस हो, अगर ओनर का डेथ हो जाए तो बिजनेस भी खत्म। हाँ, अगर कोई उसका बेटा हो वो उसको देखता है वो अलग बात, बट ओनर खत्म मतलब बिजनेस खत्म। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का कैरेक्टर है। पार्टनरशिप में पार्टनर खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, लेकिन कंपनी में ओनर मर जाए मतलब कंपनी भी चला गया, ऐसा नहीं है सर। दैट्स व्हाई कंपनी हैव स्पेशल फीचर्स, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। एंड अनदर स्पेशल पार्ट, कंपनी का एक कॉमन सील होता है, ठीक है। दिस डेफिनेशन सम्स अप मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ कंपनीज सक्सेनिटी, ठीक है, मतलब कंपनी चलता रहता है इनफाइनाइट टाइम के लिए। The act defines the term company a bit differently. Section 2 subsection 20, याद रखिएगा, section is very important. Section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013 defines the term company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Previous company law मतलब 1956 के बारे में बात किया, ठीक है। चाहे 2013 के एक्ट के हिसाब से कोई कंपनी बने या भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1956 के बाद कोई कंपनी बने, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. As well as we shall progress under this chapter, हम लोग और डिटेल्स में कंपनी के बारे में जानेंगे। तो इन सिंपल कंपनी क्या है, जो कंपनी एक्ट 2013 एंड कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जिसका जन्म हुआ है उसको कंपनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी का फीचर्स अभी भी, फीचर्स तो हम लोगों ने देख लिया सर। अच्छा, और थोड़ा डिटेल, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगली सेपरेट फ्रॉम इज मेंबर, मतलब कंपनी अलग और कंपनी का मेंबर अलग। मतलब रिलायंस अलग, मुकेश अंबानी अलग, समझे सर। रिलायंस अलग, अंबानी अलग। अंबानी कंपनी का मेंबर है, प्रमोटर है, ठीक है, बट रिलायंस अलग, मेंबर अलग, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनीज भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बन गया, ठीक है।
प्रोमोटर होल्डिंग है रिलायंस का 50%, बट फिर भी रिलायंस अलग है, रिलायंस का प्रोमोटर अलग है। ठीक है, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस भी कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है, बट फिर भी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, जैसे मानो मेरा है सर रिलायंस में शेयर होल्डिंग है, बहुत दिनों से है, तो मैं भी कंपनी का एक मेंबर बन जा सकता हूँ। ठीक है, कुछ परसेंटेज शेयर होल्डिंग है, मतलब 0.00 मेरा जो परसेंटेज है वो 0.1 भी नहीं होगा, 0.001 भी नहीं होगा इसका जो कैपिटल है उसके सामने, लेकिन फिर भी मैं भी कंपनी का एक मेंबर बन गया क्योंकि मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ कंपनी का। लेकिन सर पॉइंट इज दैट मैं अलग और कंपनी अलग। ठीक है, इसलिए मैं बोला कि अंबानी अलग और रिलायंस अलग। ठीक है सर, तो पॉइंट यही सर कि लीगली सेपरेट फ्रॉम दी मेंबर्स, मतलब मेंबर का पावर कंपनी का पावर अलग है। चलो सर सेपरेट लीगल एंटिटी को थोड़ा समझते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये सब। There are distinctive features between different forms of organizations, and the most striking features of the company from organizations, the other forms of organizations, is that it acquires unique character. बाकी जो business concept है, जैसे कि sole proprietor जो अभी आपको मैं बताया, जैसे कि partnership, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये सब अलग अलग बिजनेस स्टडीज में आप लोग बचपन में ही पढ़ते हो 11-12 लेवल में। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये जो भी अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस बना जा सकता है सर, इससे कंपनी का फीचर्स थोड़ा अलग है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन अदर वर्ड्स व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ्ड विथ लीगल पर्सनालिटी। कंपनी के ऊपर एक लीगल चद्दर चढ़ा जाता है। आजकल सर पार्टनरशिप में भी एक लीगल चद्दर आ गया सर, पहले पार्टनरशिप में नहीं था। आजकल एलएलपी एक्ट बोल के एक एक्ट आया है सर, 2008 में लाया गया एक्ट को। 2008 साल। यस सर, थैंक यू। ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008 में पार्टनरशिप को भी एक लीगल चद्दर पढ़ाया गया। ये एक्चुअली कंपनी कॉन्सेप्ट से ही इसको लिया गया। कंपनी वाला कॉन्सेप्ट आजकल पार्टनरशिप बिजनेस में भी इंक्लूड हुआ है। ठीक है, पहले नहीं था, बट सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव बिजनेस, ये सब में अभी भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कंपनी बनाया जाता है ना, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, बट एक चीज होता है कि उसका एक लीगल पर्सनैलिटी आ जाए। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज ह्यूमन बीइंग। दैट इज द पॉइंट सर। एक कंपनी का इतना पावर होता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग का होता है। Its existence is distinct and separate from that of its member. A company can own property. कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लो, कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर दो, कंपनी के नाम पे लोन बना लो, रेज लोन्स, इनकर लाइबिलिटीज। इवन आप कंपनी के नाम पे लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब लोगों से उधार ले सकते हो, उधार दे सकते हो। एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आजकल पढ़ रहे हैं सर एवरी मंडे। ठीक है, इसी तरह से कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ना तो कंपनी का हाथ है, ना तो कंपनी का पैर है, ना तो इसका आंख है, ना तो इसका मुंह है, कुछ नहीं है। ठीक है, हाथ पैर मतलब किसी भी तरह का बॉडी पार्ट्स नहीं है इसका। इज लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये कुछ नहीं समझता फिर भी सब समझता है, ये कुछ नहीं समझता फिर भी सब समझता है, बिकॉज लॉ ने इसको लीगल पावर दिया। लेकिन सर ऐसा नहीं है, जैसे आज रथ यात्रा है, रथ को खींचने के लिए, जैसे आप लोग जानते हो, रथ को खींचने के लिए सारथी होना चाहिए, इसलिए कंपनी को भी, अगर कंपनी एक रथ है तो इसको भी खींचने के लिए, ठीक है, डोर किसी के हाथ में दिया जाता है, जिसमें कंपनी का डायरेक्टर्स होता है, कंपनी का चार्टर्ड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होता है। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का अलग अलग स्पेशल पर्सन होते हैं सर, जो रथ को खींचता है। इसी तरह से कंपनी भी इसी तरह से चलता है, बट फिर भी कंपनी को स्पेशल पावर जरूर मिलता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ गया होगा? हेलो, कि क्यों एक कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया। मेन अगर सिंपल कहा जाए, इसको ह्यूमन बीइंग की तरह एक अलग लीगल एंटिटी बना दिया गया। ये अपने नाम पे घर बना ले, ये अपने नाम पे बैंक अकाउंट कर ले, अपने नाम पे लोन बना ले, अपने नाम पे लाइबिलिटी क्रिएट कर ले, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले। दैट इज द मेन पार्ट। दैट्स व्हाई कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. It is at law a person which is different from the subscriber to the memorandum of association. Its personality is distinct and separate from personality of those who compose it. जो इसको बना रहा है, मतलब जिसने कंपनी को बनाया, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रब ने बनाया, इसी तरह से
जिसने कंपनी को बनाया उसका पर्सनालिटी और जो कंपनी उसका पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कंपनी का कैरेक्टर और कंपनी को बनाने वाला अलग कैरेक्टर का हो सकता है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, जो कंपनी का मेंबर है वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट, कंपनी के अधिकार ले सकता है, कंपनी के लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। फॉर द डेब्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का लोन का अधिकार ले सकता है, ठीक है। डेब्ट मतलब क्या है, कंपनी का लोन। ओनली इट्स क्रेडिटर कैन सू इट एंड नॉट इट्स मेंबर। एक बात याद रखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, कंपनी का मेंबर कभी भी कंपनी पे शू नहीं कर सकता। मतलब हम खुद कंपनी का मेंबर है, ठीक है, लेकिन मैं कभी भी कंपनी के साथ कंपनी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता सर, ये तो होगा भी नहीं। लेकिन सर बात आप नहीं समझे, आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे आप कंपनी का लोन ले सकते हो, आप कंपनी का लोन दे सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। कंपनी के साथ कंपनी का मेंबर का, शेयर होल्डर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मेरे पास अगर कंपनी का शेयर है, मैं किस तरह का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको आगे आगे समझा जाएगा, कंपनीज एक्ट में हायर लेवल में ज्यादातर डिस्कशन होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट आप एज ए शेयर मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी पे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अब सू नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते कंपनी के अगेंस्ट में। तो फिर कंपनी के अगेंस्ट में केस कौन कर सकता है सर, कंपनी के अगेंस्ट में कंपनी का सप्लायर या फिर क्रेडिटर कर सकता है, मतलब जिनको कंपनी से पैसा मिलेगा। क्रेडिटर मतलब लाइक बैंक जिसने कंपनी को लोन दिया, क्रेडिटर मतलब सप्लायर जो कंपनी को उधारी में प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, वो केस कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट में। ए कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग, एंजॉइंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी ओन भी कर सकता है, एंजॉय भी कर सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है। डिस्पोज करना मतलब उसको तोड़ ताड़ के किसी और को दे भी सकता है। ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर। ध्यान से बात को समझे साहब, कंपनी में जो कैपिटल आता है, जो एसेट्स आता है, वो सभी कंपनी के शेयर होल्डर्स के थ्रू से आता है। कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट्स, द शेयर होल्डर आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। सर इसलिए मुझे एक चीज याद आ गया, अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मैं क्लास में बहुत सारे क्लास में बात करता रहता हूँ। सर आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो कंपनी से, है ना, कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो। ऐसे कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा नहीं दिखता, शेड्यूल 3 के हिसाब से होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट में इधर कैपिटल होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एंड दिस इज द एसेट साइड। ऐसा होता है ना सर, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, एंड दिस इज द कैपिटल। इधर कैपिटल लिखा जाता है, लाइबिलिटी कैपिटल में कैपिटल आता है ना सर। और बाकी क्रेडिटर वगैरह भी इधर आता है, अलग अलग क्रेडिटर, इधर डेटर आता है, एसेट आता है ना, डिफरेंट फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट सर मुझे इतना बता दो कि कंपनी का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में क्यों आता है। कोई मुझे बता सकते हो सर कि बैलेंस शीट में कैपिटल लाइबिलिटी साइड में क्यों आता है। কারণ ওনার যে কারণ ওনার একটা টাকা মানে ইন্ট্রোডিউস করেছে, বিজনেসটা ফর্ম করছে, বিজনেসের এটা লায়াবিলিটি ওনারের কাছে, এটা কোম্পানির লায়াবিলিটি। ये कंपनी का लाइबिलिटी है कि वो अपने ओनर को इसका कैपिटल रिटर्न। ফেরত দেওয়াটা এটা। হ্যাঁ, थैंक यू नवल, थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है, जैसे ये तो मैं आपको नॉर्मली दिखाया, अब किसी भी कंपनी का डिटेल्स निकालो, जैसे यहाँ पर मैं आपको अदानी का दिखा रहा था, आपको मैं अदानी का बैलेंस शीट शो करता हूँ। सर समझना पड़ेगा ना, कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और अकाउंट्स में उसका यूज नहीं जानेंगे तो क्या पढ़ना है, मत पढ़ो, इससे अच्छा लुक एट सम। ये कंपनी का देखो, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। कंसोलिडेटेड मतलब अदानी पोर्ट एंड अदानी पोर्ट का सब्सिडियरी को मिला जुला के एक बैलेंस शीट बनाया गया। 31 मार्च 2021 का है। आप अगर थोड़ा सा नजर दे, कंपनी का एसेट दिख रहा है, एसेट में नॉन करेंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स एसेट्स बोल सकते हो आप, और इधर आप देखोगे तो करेंट एसेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये एसेट साइड है।
लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अमाउंट साइड साइड में है, अमाउंट को अभी छोड़ देते हैं, नीचे आ जाओ सर। इक्विटी एंड लायबिलिटी दिखता है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, नाउ व्हाट इज इक्विटी सर? इक्विटी का मतलब है कैपिटल, ठीक है, जिसको हम लोग आमतौर पे कैपिटल बोलते हैं। कंपनी में उसको इक्विटी कहा था, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, टोटल इक्विटी एट्रीब्यूटेबल, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टोटल इक्विटी है 30,628 करोड़ का, 30,000 करोड़ का टोटल इक्विटी है इसका, साथ में लाइबिलिटीज भी। तो इतना तो समझ में आ गया कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल क्यों आता है। जैसे कि नवोनील ने बताया कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल को इसलिए लिखा जाता है या इक्विटी को इसलिए लिखा जाता है बिकॉज ये पैसा शेयर होल्डर्स का है। शेयर होल्डर्स ये पैसा कंपनी को देता है, शेयर होल्डर्स ये पैसा कंपनी को देता है, कंपनी इसको अपना एसेट मान लेता है, ठीक है। इसीलिए वो उसके बेसिस में यही कैपिटल है, यही कैपिटल से वो कंपनी का एसेट भी बनाते हैं। जो पैसा शेयर होल्डर बिजनेस में डालता है उसी पैसे से ही वो अपना फिक्स एसेट्स बनाता है, गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है, जो भी जरूरी चीजें कंपनी चलाने के लिए, वो सब कुछ उसी पैसे से होता है। तो फिर बाद में वही पैसा रिटर्न कमा के अपने ही शेयर होल्डर को रिटर्न करना कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इन सिंपल लाइबिलिटी। एंड दैट इज द रीजन कि इक्विटी को लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। भले ही इक्विटी सुनने में लाइबिलिटी नहीं लगता, बट ये एक्चुअली नहीं लगता, बिकॉज आपको तो इक्विटी मतलब या कैपिटल का मतलब लगता है कि कोई पूंजी है। यस, दिस इज अ पूंजी, बट कंपनी के लिए पैसा है, ये लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? बट ये तो मेनली इस कारण हुआ ना, बिकॉज कंपनी अलग और, बोलो सर, कंपनी अलग और उसका ओनर अलग। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया सर? सेपरेट लीगल एंटिटी। बात समझ में आया कि क्यों अकाउंटेंसी में हम लोग इतने दिन से, क्लास 11 से अकाउंटेंसी कर रहे हैं, है ना, हम लोग कैपिटल को हमेशा लाइबिलिटी साइड में लिखते रहते हैं, है ना। बिग क्वेश्चन आ गया ना सर, बोलो सर, समझ में आया सबको? टेल मी सर, ऐसा क्यों होता है अकाउंट्स में? किरे बॉल सबाई बुझते पारली कि पारली ना? यस सर। ऐसा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में कुछ केस भी बना है, 1925 में बड़ा ही फेमस केस बना है। A member does not have an insurable interest in the property of the company. इसके अगेंस्ट में एक बहुत ही फेमस केस रहा है, the leading case on the point of this as a Macaura versus Northern Assurance Company Limited. It's a very famous case. इसमें क्या हुआ था? फैक्ट ऑफ द केस 1925 का केस है। केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसको लीगल रीजनिंग भी कहते हैं। केस लॉ का मतलब है लीगल रीजनिंग, मतलब अलग अलग इसको लॉजिकली सॉल्व किया गया कि पहले ऐसा हुआ था, बाद में इससे ये डिसीजन मेकिंग हुआ, उसके बाद इस लॉ में ये चेंजेस लाया गया। इसी तरह से लीगल रीजनिंग का भी पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली सीएस एंट्रेंस लेवल में इसको लीगल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग इसको केस लॉ कहते हैं। मैकौरा वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ ए टिम्बर कंपनी। मैकौरा एक कंपनी चलाता था जिसका, कंपनी का सारा शेयर का मालिक वही था। was the holder of nearly all shares except one, एक शेयर को छोड़ के। He was also a major creditor of the company. कंपनी में जो लोन मतलब सप्लाई भी किया था वो खुद ही था, मतलब खुद के कंपनी में खुद ही कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है। कौन? मैकौरा। एम इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। कंपनी का जितना टिम्बर था वो खुद के नाम पे इंश्योर करके रखा था। टिम्बर कंपनी है तो खुद के नाम पे इंश्योरेंस करके रखा था। टिम्बर वॉज लॉस्ट इन ए फायर, एम क्लेम्ड इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन। एम ने गया और इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन मांग रहा है कि भाई मैंने इंश्योरेंस करके रखा था मेरे टिम्बर का, उसका कॉम्पेंसेशन कर। Insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item of property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in them. क्या गड़बड़ कर दिया मैकौरा ने? बोलो।
प्लीज टेल मी सर, मैकाउरा ने क्या गड़बड़ कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम देने में मना कर दिया, क्यों? কারণ বিকজ সেপারেট এন্টিটি দুটো, ওর নামে কি করে? सर ऐसे वाला, ये देखो वही बात है, ये टिम्बर कंपनी जो है, ठीक है, ये मैकाउरा का ही है, ठीक है। इसमें जितना शेयर्स है वो मैकाउरा का ही शेयर्स है, एक शेयर को छोड़ के बोला, ठीक है। और कंपनी को जितना लोन दिया गया था, ठीक है, मतलब ये कंपनी में जितना कॉर्पोरेट मतलब क्रेडिट था, मैकाउरा खुद के कंपनी को खुद ही लोन प्रोवाइड किया, ठीक है। ये देखो, मैकाउरा ओन्ड द किलिमन एस्टेट इन कंट्री काउंटी टायरोन नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। he sold the timber there to Irish Canadian sawmills, sawmill मतलब जहां पर काट का शेप देके चिराई होता है ना, जानते हैं आप लोग, ठीक है। for 42,000 fully paid up $1 share, £1 shares, making him the whole owner, ठीक है, with nominee Mr. Macora was also an unsecured creditor, ठीक है। मिस्टर मैकोरा एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी था, जिसमें वो कंपनी को 19,000 पाउंड का लोन भी दे दिया था। उसने इंश्योरेंस पॉलिसीज लिया बट इन हिज ओन नेम, नॉट द कंपनीज विथ नॉर्दर्न एश्योरेंस, ठीक है, कंपनी के नाम पे नहीं लिया। अब जस्ट फायर लगा, बाद में जब वो कंपनी के पास जा रहा है कि भाई मुझे इंश्योरेंस का क्लेम दो, नॉर्दर्न एश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी था रिफ्यूज टू पे अप बिकॉज द टिम्बर वाज ओन्ड बाय द कंपनी। ये टिम्बर, भले ही आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, बट ये टिम्बर का मालिक आप नहीं। इस टिम्बर का मालिक ये शॉमिल है, ठीक है, मतलब जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी है इसका। तो अल्टीमेटली नहीं मिला, और इसका मेन कारण है दैट बिकॉज द कंपनी वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट डिड नॉट नीड टू पे मिस्टर मैकोरा एनी मनी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और कंपनी, तो अगर यहाँ पर इंश्योरेंस अपने नाम पे ना करके कंपनी के नाम पे करता, तो फिर इनको इंश्योरेंस मिल जाता। समझ में आया सर? ये है मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस, ठीक है, समझ में आया सर? बोलो, सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे है, इंश्योरेंस क्लेम करने में भी दिक्कत कर दिया, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस करना था वो कंपनी के नाम पे करना था। उसने सोचा कि कंपनी मेरा है, मैं मालिक हूं, तो मेरे नाम पे इंश्योरेंस कर देता हूँ प्रॉपर्टी का। लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं है, वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्लियर सर सबको? प्लीज टेल मी। परपेचुअल सक्सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज ओन्ड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। कंपनी को बनाने वाला भी लॉ है और कंपनी को मारने वाला भी लॉ है। कंपनी मरेगा तो लॉ के हिसाब से मरेगा, जब तक लॉ नहीं बोलेगा तब तक कंपनी चलता जाएगा। The shares of company may changes hands infinitely, but that does not affect the existence of the company. कंपनी का शेयर मार्केट में क्या होता है, आज इसके हाथ में शेयर है, कल किसी और के हाथ में चला जाएगा। आज मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, कल आप बन जाओगे, परसों कोई और बन जाएगा, ठीक है। तो शेयर इतना सारा हैंड चेंज करता है, फिर भी कंपनी का अस्तित्व में कभी एग्जिस्टेंस में सवाल नहीं उठता। एग्जिस्टेंस में तब सवाल उठा जाएगा जब कंपनी को बंद करने के लिए लॉ लीगली बोलेगा ये कंपनी बंद होना है। Since a company is an artificial person created by law, law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of its member. भले ही कंपनी का ओनर इंसॉल्वेंट हो जाए, भले ही कंपनी का ओनर का डेथ हो जाए, इसका एग्जिस्टेंस पे कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक लॉ ना मना करे। भारत में ऐसा बहुत कंपनी है जो 100 साल से भी ज्यादा चल रहा है, 100 years, more than 100 years. This is possible only due to the fact that the company has perpetual existence. जैसे कि टाटा, जैसे कि बिरला, जैसे कि आईटीसी, और भी है, बस कुछ फेमस नाम लिए। There was a company which is 7 members at all of them died in an aircraft. एक रियल एग्जांपल है, एक कंपनी था जिसका सातों का सातों मेंबर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मारा गया था। Despite this company still exists unlike partnership form of business. अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस होता तो कब का खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन आजकल पार्टनरशिप में भी न्यू कॉन्सेप्ट आ गया सर, एलएलपी, ठीक है, बताएंगे कब एलएलपी एक्ट भी आएगा, पढ़ाएंगे। सर कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी होता है। सर ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या है?
सर इतना समझ लो, द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर. We know the company is a separate legal entity which is distinct from its member. Thus, in the case of a limited liability company, the debt of the company in totally do not become the debt of shareholder. जैसे ये बात भी तो मानना पड़ेगा, अगर एसेट कंपनी का है, एसेट पे अगर ओनर का डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं है शेयर होल्डर का, तो फिर लाइबिलिटी पे भी शेयर होल्डर का अधिकार नहीं होगा, मतलब शेयर होल्डर पे बात नहीं बनेगा. कंपनी का लाइबिलिटी कंपनी का लाइबिलिटी, वो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी नहीं हो सकता. बात समझे सर आप? जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये मैकोरा के केस में देखा, ये एसेट कंपनी का है, इसीलिए मैकोरा को इंश्योरेंस नहीं मिला. ठीक है, तो इसी पॉइंट में अगर बात करें तो लाइबिलिटी भी फिर लिमिटेड हो जाना चाहिए. अगर मार्केट में लोन है तो कंपनी के नाम पे है, अगर लाइबिलिटी होगा तो कंपनी के नाम पे होगा. इसमें शेयर होल्डर क्यों फंसेगा? शेयर होल्डर उतना फंसेगा जितना लाइबिलिटी लेने का वादा वो किया. ठीक है, the liability of the members of the company is limited to the extent of the nominal value of shares held by them. जितना शेयर्स वो कंपनी का होल्ड करेगा उतने का लाइबिलिटी अगर है, अगर उसमें कि भाई कंपनी का तुम इतना शेयर होल्ड करने वाले थे, तुमने इतना पेमेंट बाकी रखा कंपनी का, तो उतना पेमेंट के लिए कंपनी तुमको जिम्मेदार ठहराएगा, बाकी कुछ नहीं बोल सकता. In no case can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of their shares. अगर किसी शेयर होल्डर का कोई पैसा कंपनी की तरफ पे बाकी है, उसी पैसे को पेमेंट करने के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलेगा, बाकी कोई लाइबिलिटी के लिए नहीं बोल सकता. तो दिस इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट. अगर लाइबिलिटी है तो वो कंपनी का लाइबिलिटी है, वो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी नहीं है. शेयर होल्डर का लाइबिलिटी उतना होगा जितने के लिए वो कंपनी को बोला था. जैसे मानो ऐसे आप लोग कंपनी अकाउंट्स में पढ़े हो ना कि कंपनी का शेयर है 10 टका, उसने 5 टका पेमेंट किया, अभी भी 5 टका बाकी है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग है. तो 10 रुपीज के शेयर में 5 रुपीज जमा हुआ, अभी भी 5 रुपीज आउटस्टैंडिंग. तो अगर मानो कि मार्केट में कंपनी का कुछ आउटस्टैंडिंग हो जाता, मार्केट में कंपनी का कुछ लोन है, तो शेयर होल्डर ने अभी पैसा नहीं दिया, तो इसने 10 टका करके पर शेयर है 10 टका, और टोटल मानो इसके पास 1000 शेयर्स है या 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख शेयर्स है, 10 टका करके इसको टोटल कंपनी को 10 लाख इतना दिन में दे देना चाहिए था, बिकॉज इतने का शेयर होल्डिंग है इसका. बट इसने सिर्फ कंपनी को 5 लाख दिया, अभी भी 5 लाख बाकी है. अब ऐसी सिचुएशंस में कंपनी का मार्केट में कुछ लोन है, मानो मार्केट में कंपनी का 7 लाख का लोन है. आप समझ रहे हो बात? 7 लाख का लोन है मार्केट में कंपनी का, तो ये लाइबिलिटी कंपनी का है, ये 7 लाख कंपनी का लाइबिलिटी है. लेकिन इस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए शेयर होल्डर को तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. लेकिन मानो कि आप एक शेयर होल्डर हो, आपने 5 लाख कंपनी को दे के रखा था, लेकिन अभी भी आपका 5 लाख बाकी है, तो वो 5 लाख आप देने के लिए लायबल हो कंपनी को. और ये 7 लाख के कारण जो लाइबिलिटी कंपनी का बना है, आपका पैसा भी इसमें जरूरी है, तो आपको अपना जो भी कंपनी की तरफ जो लाइबिलिटी है वो आप चुकता करो कंपनी को. आप उतने के लिए लाइबिलिटी बनोगे, बट एक्स्ट्रा कोई पैसा आपसे मांगा नहीं जाएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा ওটা कोई কি पैसा, পুরো টাইম পিরিয়ড থাকে? हाँ মানে স্যার ধরুন 5 লাখ দিল আর বাদ বাকি যে 5 লাখটা বাকি থাকলো, সেই ক্ষেত্রে কি তাদের সাথে যখন চুক্তি হয় বা এগ্রিমেন্ট হয় তখন কি মানে তার সাথে কি এটা কোনো টাইম পিরিয়ড দেওয়া থাকে যে এই টাইমের মধ্যে এটা দিতে হবে, পরে বাদ দিতে হবে? ऑब्वियसली बिल्कुल. তখন মানে স্যার তখনই টাইম পিরিয়ডে কি তখন চাইতে পারবে, তো প্রেশারটা তো তখন দিতে পারবে কোম্পানি। हाँ नो তার আগে टाइम पीरियड भी रहेगा कि इस टाइम पे, लेकिन सर उसमें भी देखो, अगर मार्केट में कंपनी का लोन हो गया तो कंपनी किससे पैसा मांगेगा भाई, अगर शेयर होल्डर का पैसा बाकी है तो? স্যার আগে তো শেয়ার হোল্ডারের কাছেই যাবে, তখন স্যার টাইম পিরিয়ডে আগে কেউ চাইতে পারে সেই ক্ষেত্রে? हाँ ऑब्वियसली, इन दैट केस ऑब्वियसली कंपनी उसी का तो है, शेयर होल्डर का ही तो है. ठीक है, तो शेयर होल्डर उतना ही पेमेंट करेगा जितने का लाइबिलिटी उसका है, उसका पर्सनल. मतलब अगर मानो कि कंपनी शेयर होल्डर का पैसा मिलने के बाद भी कंपनी लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस कंपनी का एसेट भी करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस का हालत खराब है. अगर शेयर होल्डर का पेमेंट मिलने के बाद भी कंपनी अपना लोन, সেটা তো চার্জ হিসেবে পেয়ে যাবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো চার্জেস হিসেবে থাকে। हाँ वो अलग बात, चार्जेस में मैं अभी बात नहीं करूंगा, बट मेन पॉइंट इज दैट कि अगर कंपनी का लाइबिलिटी है तो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी तभी आएगा अगर शेयर होल्डर का कुछ बाकी है तो, इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी है. मतलब कंपनी का लाइबिलिटी है और उसको रीपे करने के लिए, मानो कि संपद एक शेयर होल्डर है, संपद का 5 लाख बाकी है, संपद ने 5 लाख पेमेंट कर दिया मानो, ठीक है, लेकिन संपद का 5 लाख पाने के बाद भी कंपनी अपना लाइबिलिटी चुकता नहीं कर पा रहा है, तो संपद का घर नहीं बिका जाएगा. समझ रहे हो सर? नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है,
नॉर्मल बिजनेस में अगर ओनर पेमेंट नहीं कर पाता तो उसका घर भी दाव पे लग जाता है, ये सर नो? पर्सनल प्रॉपर्टी दाव में आ जाता है, ये सर नो? बोलो सर। नॉर्मल बिजनेस पे, नॉर्मल बिजनेस में ऐसा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में, लेकिन ऐसे इस केस में नहीं होगा। इस केस में संपद उतना लायबल है जितने के लिए संपद ने पहले से बोला था कि भाई मैं इतना का शेयर होल्डर बनूंगा, जो कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट बना था। लेकिन फिर भी अगर कंपनी अपना शेयर मार्केट में लायबिलिटी रिपे नहीं कर पा रहा है तो कंपनी का अपना जो उसका एसेट है, कंपनी के नाम पे जो एसेट बना है वो एसेट बिकेगा। जैसे रिसेंटली अनिल अंबानी के साथ ऐसा हो रहा है, मुकेश अंबानी का छोटा भाई, रिलायंस कम्युनिकेशन का ओनर, एक टाइम पे आप लोग बहुत सारा इस कंपनी के फोन को यूज किए हो, ठीक है? ये कंपनी, ठीक है, ये देखो सर, ये देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इज एन इंडियन मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हेडक्वार्टर्ड इन नवी मुंबई, ठीक है? इन February 2019 द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी क्यों? मार्केट का लोन रीपे नहीं कर पाया एंड वाज अनेबल टू सेल एसेट टू रीपे इट्स डेब्ट। मार्केट में इसका लायबिलिटी रीपे भी नहीं कर पा रहा, तो ये बैंक्रप्सी में चला गया। अब धीरे धीरे ये इसका एसेट बेच के भी कंपनी का लोन रीपे नहीं हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, कंपनी का एसेट सेल करके भी अगर नहीं हो पाता है, तो ऐसे कहा गया है कि सुना जा रहा है कि अनिल अंबानी पर्सनल एसेट्स को भी गिरवी रखा है, ठीक है? एरिक्सन के साथ इनका कुछ प्रॉब्लम है, सोनी एरिक्सन आया था ना, एरिक्सन के साथ कुछ इनका टेक्नोलॉजिकल कुछ डील हुआ था, वहां पर भी कुछ चक्कर है, तो कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा कर लिया था, तो ये फंस गया सर, ठीक है? तो रिसेंटली उसका जेल भी हुआ था, और जेल का बिजनेस में मतलब अनिल अंबानी का जेल जब हुआ था, उसको बेल कराने के लिए उसका भाई पहुंचा था, मतलब मुकेश अंबानी पहुंचा था, 500 करोड़ में बेल करवाया। समझ रहे हो सर? 500 करोड़ में इनको बेल करवाया। आप चाहो तो इनका बिजनेस करियर के बारे में थोड़ा सा खबर ले सकते हो, ठीक है? ये देखो, in February 2020 Anil Ambani was locked in a legal battle with 3 Chinese banks. He was asked to set aside $100 million by the court, which led him to make the statement that his net worth is currently zero after considering his liabilities. लायबिलिटी चुकता करने के बाद उसका नेट वर्थ एक्चुअली जीरो है। द डिस्प्यूट स्टिल rages from with the UK court ordering him to pay 3 Chinese banks to tune of 716 million. In October 2021 Anil Ambani was named the Pandora Papers along with his brothers Mukesh, ठीक है? मतलब कुछ केस भी बना है, इसका नेम पैंडोरा पेपर्स में है, इसी पैंडोरा पेपर्स में भी नहीं चलता, ठीक है? लीक डॉक्यूमेंट्स कुछ हुआ है, वो अलग मैटर है, बट ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हुआ है सर। एक टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस बना था इसका, ठीक है? टेलीकॉम सेक्टर्स में टॉप बना था, इंडिया लार्जेस्ट IPO भी लाया था, रिलायंस पावर इसका ही है, ठीक है? 60 सेकंड में सब्सक्राइब हो गया था रिलायंस पावर, इन्हीं का कंपनी था 2008 में। जैसे टाटा पावर बोला ना, ऐसे ही कंपनी था, तो फास्टेस्ट इन दिस हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है? लेकिन वही कंपनी बाद में, मतलब उसी कंपनी का ओनर बाद में ऐसे प्रॉब्लम में भी आया और अभी बैंकरप्सी कैटेगरी में आ गया सर इनका हालत। तो वेरी बैड सिचुएशन। एक टाइम पे इंडिया का टॉप बिजनेस के अंदर आता था, अभी और नहीं आता है, अभी टॉप तो छोड़ो, अब जीरो लेवल में आ गया। 2020 से पहले वो इंडिया वर्ल्ड 6th richest पर्सन इन द वर्ल्ड के कैटेगरी में भी उनका नाम आया, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये किस तरह से बिजनेस को भी अलग अलग दीन देखना पड़ता है, ठीक है सर? तो लिमिटेड लायबिलिटी आई होप समझ में आ गया है, बट डोंट वरी, मैं लिमिटेड लायबिलिटी और भी केस बताऊंगा आप लोगों को, तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी और क्लियर हो जाएगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग में ही। कॉमन सील होता है कंपनी का एक, ठीक है? कॉमन सील ऐसे आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक कंपनी इज being an artificial person is not based on with the body of a natural being, therefore it was through agency of human beings. So common seal is important. Common seal is the official signature of a company which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is a seal used by corporation as the symbol of its incorporation, ठीक है? मतलब ये कंपनी है, उसका एक छप्पा होता है, ठीक है? नॉर्मली इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर कंपनी का कॉमन सील नहीं होता है तो ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 directors और बाय ए डायरेक्टर
मतलब अगर 2 डायरेक्टर है तो 2 या फिर एक डायरेक्टर उसका ऑथराइजेशन करेगा, लेकिन अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर करेगा और साथ में कंपनी सेक्रेटरी करेगा। मैं बोला ना आपको स्टार्टिंग में कि सीएस का बड़ा रोल प्ले है बिजनेस में। whenever the company has appointed a company secretary, नॉर्मली जो कंपनी 10 करोड़ के ऊपर का है, 10 करोड़ प्लस टर्नओवर कंपनी में सीएस मस्ट है सर। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं मेरे को सीएस का फ्यूचर बताइए सर, ये है फ्यूचर, देख लो। ठीक है चार्टर्ड का फ्यूचर के बारे में क्या बताऊं, सीएमए के फ्यूचर के बारे में भी बताएं, कोई बहुत लोग पूछते हैं सीएस सीएमए तो है ही, सीएस के फ्यूचर के बारे में क्या बताओ। देखो तो आप 10 करोड़ प्लस बिजनेस होगा तो सीएस का साइन के बिना कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो कंपनी का कॉमन सिग्नेचर करने के लिए सीएस को पावर दिया गया है। मतलब आपको कितना नॉलेजेबल बनना पड़ेगा तब जाके आप एक कंपनी का सीएस बन पाओगे। इट्स नॉट अ जोक सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कंपनी वर्क्स इन रियल लाइफ, कॉर्पोरेट लॉ कैसे काम करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे काम करता है। चार्टर्ड सीएमए को तो जानना ही है और सीएस को स्पेशल में जानना है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन जैसी चीजों में लेके जाऊंगा और भी कुछ एग्जांपल्स केस लॉ के साथ, बहुत सारा केस लॉ के साथ आपको मैं बात करूंगा। इसमें आपका लीगल रीजनिंग भी क्लियर होगा। ठीक है, और साथ में आपको बिजनेस के बारे में, कंपनीज के बारे में और जितना हो सके मैं नॉलेज देने का कोशिश करूंगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे हमेशा उसका पर्पस के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, तब जाके देखना मैं अगर इतना सा पढ़ाता हूँ आपको, आप खुद इतना पढ़ पाओ। बस यही मेरा आपको बताना था। आज का क्लास इतना ही है सर, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछो। लंबा क्लास था, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं सर। ठीक है, चलो सर, थैंक यू इतना पेशेंस के साथ এক্সাম पढ़ाई কালকে करने के নেবে? लिए। কালকে হ্যাঁ কালকে আচ্ছা আগের দিনের কোশ্চেনটা পাঠাইনি আপনাকে নবনীল, আমি জুরিসপ্রুডেন্সের কোশ্চেনটা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, হ্যাঁ কালকে একটা কোম্পানি লয়ের টেস্ট নেব বলেছি, তো যাদের যাদের এক্সিকিউটিভে যাদের টেস্ট আছে তারা কেউ কেউ আসবে বলেছে এখানে, আর যারা আসতে পারবে না আমি তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো, মানে সফট কপি পাঠিয়ে দেবো। আর আপনাকে ওই ইনকাম ট্যাক্সের কমপ্লিট লেকচারটা একটু পাঠিয়ে দিন। ইনকাম ট্যাক্সের কোন কোন চ্যাপ্টার? না, কমপ্লিট লেকচার একটা পাঠিয়েছেন না, তিনটে পাঠিয়েছেন, কোম্পানি ল, জিএসটি আর স্টুডেন্ট। আচ্ছা ইনকাম ট্যাক্সেরটা এখনো পাইনি ওটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওটা একটু রেডি করছি, একটু সময় হচ্ছে না, আমি হলেই পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা।